हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स पे बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट यानी शैक्षिक व्यवसायियों का व्यवसायिक विकास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। डायरेक्टली इनके इन क्वेश्चंस के आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने रैंडमली पिक नहीं करे हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर ही केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर आप सभी ने ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए, तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम का जो 80 से 90% का जो पेपर है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओनली इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा खासा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। अदर किसी वीडियो को देखने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पे मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल गिव अवे। वीडियो के बीच में मैं आप सभी से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देंगे, स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को हम देंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर्स निकलते के साथ ही हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर है ना वो आप सभी के लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज होती है। लेकिन आप सभी को अगर इन सभी लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स भी चाहिए तो आप पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी यहाँ पे हमने स्टूडेंट फ्रेंडली रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। आप लिंक पर जाकर वेबसाइट पे विजिट कर आप हमारे नोट्स को इजीली बाय कर सकते हैं। और प्राइस जो रहने वाला है यहाँ पे नोट्स का वो ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने तो आप ये वीडियो लेक्चर देखकर भी अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रश्न ये रहने वाला है कि पेशेवर विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि शिक्षण को पेशेवर माना जा सकता है, इससे समर्थन कैसे किया जा सकता है, और समकालीन समय में जो आपके शिक्षक हैं इनकी भूमिका इससे कैसे विकसित होती है। तो बेसिकली दोनों में ही हमें क्या बताना है, पेशेवर विकास यानी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट को यहाँ पे बताना है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे एक छोटे से परिचय से। अगर हम यहाँ पे बात करें भूमिका की, तो देखो पेशेवर विकास जो है ना, यानी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, एक कंटिन्यू चलने वाली क्या है, आपकी सतत प्रक्रिया है। सतत मीन्स की कंटिन्यू चलने वाली आपका एक पूरा प्रोसेस है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से जो यहाँ पे टीचर होते हैं वो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को और अपने टीचिंग स्टाइल्स को, या हम कह सकते हैं टीचिंग मेथड्स को, और जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी एबिलिटी जो है, यानी उनकी तकनीकी दक्षता जो है, इसके अंदर वो क्या करते हैं, निरंतर सुधार करते हैं। ठीक है, और इसको निरंतर डेवलपमेंट इसका करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना, वो एक टीचर को उसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि एक टीचर को उसकी जितनी भी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी नीड्स है, जो भी आपके नए टीचिंग मेथड्स है या जो नई शिक्षण की जो तकनीकें हैं उनको, और विद्यार्थियों की जितनी भी अलग अलग आवश्यकताएं हैं उनको समझना और उसके लिए सक्षम बनाना। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो इसका उद्देश्य यही है कि टीचर को यहाँ पे उसकी जितनी भी क्षमता जो है, उसकी जो कौशल है, उसका ज्ञान है, उसकी जो तकनीकी पद्धतियां हैं, शिक्षण पद्धति जो है, इन सब के अंदर लगातार सुधार करना। और ताकि जो एक टीचर है उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी होता है ताकि विविध आवश्यकताओं वाले, यानी अलग अलग जरूरतें वाले जो स्टूडेंट्स है उनको वो उसके अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे क्या कर सके, पढ़ा सके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ही हैं, ठीक है, अभी आप लोग मेरी वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत जल्दी सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में कैच कर लेते हैं, समझ लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ा समय लगता है समझने में, पढ़ने में, चीजों को जानने में।
तो इसी के चलते ही ना यहाँ पे एक टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी नॉलेज के अंदर इंक्रीजमेंट कर सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने कौशल को यहाँ पे बढ़ा सके, और अपने जो टीचिंग मेथड्स जो है उसको भी इम्प्रूव कर सके, ताकि जो आपके इस क्लासरूम के अंदर जो अलग अलग आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके अनुसार वो उन्हें टीचिंग दे सके, यानी उसके अनुसार उन्हें वो शिक्षण दे सके। तो अभी अगर हम बात करें वर्तमान समय की, यानी प्रेजेंट में, प्रेजेंट के अंदर ना आपकी जो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो बहुत तेजी से बदल रही है। जैसा हम सभी देखते आए हैं, पहले के समय में शिक्षा सिर्फ आपकी चौक और टॉक, ठीक है, हम कह सकते हैं चौक या टॉक वाले मेथड से पढ़ाई जाती थी। बोर्ड के थ्रू टीचर्स चौक के द्वारा यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते थे, और वो जो बात वो बताते थे सिर्फ वही बात वो बच्चों को क्या करते थे, रटवाते थे। लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का जो स्वरूप है बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। नए नए मॉडर्न मेथड्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं शिक्षा के अंदर, तकनीकी विकास हो रहा है। आज के समय में आपका जो पहले सिंपल बोर्ड जो होते थे उनकी जगह अब आपके डिजिटल बोर्ड्स ने यहाँ पे ले ली है। तो इस तरीके से ना आपका जो वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट में, आपका जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो जब अब शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदलेगा तो जरूरी है यहाँ पे कि आपके टीचर्स को भी उसी तरीके से सीखना होगा। ठीक है, आजकल के टाइम में आपका स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू और पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो इसलिए अगर टीचर को यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड चलाना ही नहीं आएगा, उसे टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे नहीं पता होगा, ठीक है, यहाँ पे उसको अपने स्किल्स के बारे में नहीं पता होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या वो एक अच्छा टीचर यहाँ पे बन पाएगा? क्या वो टीचर बच्चों को समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जो टीचर जो है ना, इसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा जो शिक्षा का लगातार जो आधुनिकरण जो हो रहा है, शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके अनुरूप टीचर यहाँ पे क्या कर सके, खुद को यहाँ पे ढाल सके। यानी एक टीचर को यहाँ पे ऑलराउंडर बनने की यहाँ पे वर्तमान समय में आवश्यकता यहाँ पे पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक टीचर को यहाँ पे एज अ टीचर भी वर्क करना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं, और सारा अपना जो भी उसका जो डायरी मेंटेन करना है, अटेंडेंस रजिस्टर है, बहुत सारे वर्क यहाँ पे टीचर्स को दे दिए गए। तो टीचर को ना यहाँ पे एक ऑलराउंडर यहाँ पे माना गया है कि टीचर इस तरीके से होना चाहिए, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो सभी प्रकार के जो कार्य है, सारी चीजें जो है, चाहे उसका ज्ञान हो, कौशल हो, टीचिंग मेथड्स हो, तकनीकी दक्षताएं हो, इन सब के अंदर वो धीरे धीरे क्या करे, सुधार करे, इम्प्रूवमेंट करे। क्योंकि हमारी शिक्षा का स्वरूप जो है वो लगातार तेजी से बदल रहा है। तो टीचर को यहाँ पे लगातार सीखना चाहिए, स्वयं के बारे में उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो कमजोरियां हैं या उसकी जो अच्छाइयां है वो कहाँ पर है, और कहाँ पे उसे काम करने की जरूरत है उसके स्किल्स पे। तो इसीलिए आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सतत पेशेवर विकास न केवल शिक्षक की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाता है। यानी अगर एक टीचर लगातार सीख रहा है अपने पेशे वर्ग के अंदर, यानी अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो लगातार कर रहा है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा रहा है, तभी यहाँ पे क्या होगा, आपकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, यानी एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे टीचर को क्या बता रहा है कि भाई उसे सतत सीखने की प्रक्रिया उसको आनी चाहिए। यानी टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो आपकी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीचर यहाँ पे आपका समय समय पर अपने नए ज्ञान को सीखता है, नई नई स्किल्स को सीखता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ टीचर को ट्रेनिंग देना ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे जीवन भर सीखने की जो भावना है इसको भी ये यहाँ पे बढ़ाता है। तो इससे जो आपके टीचर्स की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां जो है, उसके अनुसार यहाँ पे टीचर स्वयं को ढाल पाता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो उसके शिक्षक की जो शिक्षण की जो क्षमता है, ठीक है, टीचिंग एबिलिटी जो है, इसके अंदर उसका इंक्रीजमेंट होता हुआ नजर आता है, निरंतर उसकी वृद्धि होती हुई नजर आती है। ठीक है जी। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सबसे पहले क्या कर रहा है, निरंतर सीखने की प्रक्रिया को टीचर के अंदर डेवलप कर रहा है। यानी टीचर को डेली यहाँ पे अपना सुधार करना चाहिए, सुधार कार्य करने चाहिए, और लगातार नई नई जानकारियों को, नए ज्ञान को, नए कौशल को अपने साथ क्या करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, ढालना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए। वही आपका ज्ञान का अध्यापन, यानी आज हमारे एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारी आपकी रिसर्च हो रही है, ठीक है, बहुत सारे आपके प्रिंसिपल्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, और जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसके अंदर टीचर्स को यहाँ पे नई नई जानकारियों से क्या करा जा रहा है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका
जानकारी से इंट्रोड्यूस कराना मीन्स कि सिर्फ उस सब्जेक्ट को बताना नहीं कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी आपके स्टूडेंट्स है ना, उनको इस तरीके की यहाँ पे एजुकेशन देना है ताकि बच्चे अपना जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सके, बच्चे इजीली सारी चीजों को यहाँ पे सीख सके। तो यहाँ पे जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया जो पूरी है, यानी टीचिंग प्रोसेस जो है ना, वो इसको और भी ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिक प्रभावी यहाँ पे बना रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी आपकी नई शोध हो रही है, नए सिद्धांत विकसित हो रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, टीचर को यहाँ पे नई जानकारियों से परिचित करा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कौन कौन से जो विषय है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से हमें पढ़ाने हैं। वहीं अगर हम बात करें कौशल विकास की, तो ये क्या कहता है आपका कि स्किल डेवलपमेंट, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर एक टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, लीडर स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लीडरशिप और असेसमेंट स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उसे क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स जो है ना एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, और इन सारी स्किल्स के माध्यम से जो टीचर है वो और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना जो टीचिंग वर्क है वो कर पाता है, शिक्षण कार्य को यहाँ पे कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, सहभागिता बढ़ती है, और उनकी जो सीखने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए टीचर के पास एकदम जो स्किल्स जो होनी चाहिए, उसके पास एक टीचर के पास डेवलप स्किल होनी चाहिए, ताकि जो उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, स्किल्स क्या कर रही है यहाँ पे, कौशल विकास यहाँ पे क्या कर रहा है, शिक्षक के पेशेवर दक्षता को यहाँ पे मजबूत बना रहा है, यानी स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षण पद्धतियों में सुधार, तो देखो नई नई आज के टाइम में आपको नए नए टीचिंग मेथड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, नई नई आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है टीचर के लिए, क्योंकि जितने भी आपके नवाचारी शिक्षण विधियां हैं यहाँ पे टीचर उन्हें सीखते हैं और उसे फिर क्लासरूम के अंदर अप्लाई करते हैं, जिससे जो आपका क्लासरूम का जो एनवायरमेंट होता है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और भी ज्यादा आपका इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना वो एक्टिवली यहाँ पे क्या करते हैं, सीखने में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सीखने की पूरी प्रक्रिया में वो भाग लेते हैं सक्रिय रूप से, और साथ में उनका जो सीखने के जो रिजल्ट होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, और सीखने के परिणाम जो है आपके बेहतर होते हैं। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आत्म मूल्यांकन का अवसर, तो देखो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट भी होता है। जो डेवलपमेंट है ना आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे टीचर को सेल्फ असेसमेंट करना भी सिखा रहा है, यानी टीचर को पता होना चाहिए कि उसने जो भी कार्य करा है, जो भी उसने पढ़ाया है, उसको यहाँ पे असेसमेंट उसका करना आना चाहिए, ताकि यहाँ पे टीचर अपनी कमजोरियों को और अपनी शक्तियों को पहचान सके। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट भी यहाँ पे टीचर को कौन सिखा रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिखा रहा है, ताकि टीचर जो है ना वो और भी ज्यादा यहाँ पे अवेयर बने, और भी ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बने, और साथ में जो आपकी उसके जो कार्य की जो गुणवत्ता है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आए। तो वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यवसायिक पहचान का विकास, यानी यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो टीचर को यहाँ पे उसके पेशे की पहचान को भी क्या कर रहा है, मजबूत बनाता है। इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, और यहाँ पे टीचर स्वयं को एक जिम्मेदार पेशेवर के रूप में देखता है, और उसके साथ उनका जो करियर जो है उसमें भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जो आपकी शिक्षा है इसके प्रति भी ये सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे क्या करता है, विकसित करता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपका जो पूरा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना वो एक टीचर के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं अगर हम बात करें आपके अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि सतत पेशेवर विकास की आवश्यकता, यानी एक कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने की नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है एक टीचर को लगातार उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने की। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको क्या समझा रहा है कि बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के कारण, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि पहले के समय में हमारे पास इतनी तकनीकें नहीं थी, शिक्षा के अंदर इतना पाठ्यक्रम विस्तारित रूप से नहीं था, नई नई इसमें गतिविधियां शामिल नहीं थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ जैसे हमारा आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है, नई नई चीजों को हमने अपनाया और टेक्नोलॉजीज को अपनाया, वैसे ही आपके शिक्षा के अंदर भी ना समय के साथ जो आपकी आवश्यकताएं थी, सीखने की जो आवश्यकताएं थी विद्यार्थियों की, वो भी बदलती गई। तो इसी के चलते ना हमने नई नई पॉलिसी बनाई एजुकेशन के अंदर, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं
एजुकेशन में जब हमने रिसर्च वाला सब्जेक्ट पढ़ा था, एजुकेशन इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ये भी पढ़ा था, और रिसर्च वाले उसमें भी पढ़ा था हमने। अलग अलग नई नई पॉलिसीज पढ़ी थी, नई नई नीतियां पढ़ी थी, यानी आपका 1986 की नीति, 1968 की नीति, ठीक है, फिर 2009 आरटीई, ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सारे क्या है, आपकी बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के कारण यहाँ पे आपकी नई नीतियों का निर्माण किया गया, नई पॉलिसीज यहाँ पे बनाई गई, नया आपका करिकुलम या हम कह सकते हैं आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस जो भी है, इसको बनाया गया। और जितनी भी आपकी तकनीकी जो है ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया, टीचर को सीखने के लिए उनसे अपेक्षा की गई। यानी टीचर को यहाँ पे बताया गया कि अब आपको जैसे भी नई नई जो पॉलिसीज हैं, जो नया पाठ्यक्रम है, जो नई मॉडर्न तकनीकें हैं, आपको सीखने की यहाँ पे आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ हमारी शिक्षा की आवश्यकताएं बदल रही है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं बदल रही है। तो इसलिए आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना, वो इन सारे चेंजेस के लिए यहाँ पे टीचर को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, ताकि इससे वो अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता जो है इसको पूरा कर पाए। तो इसलिए आपकी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ना, वो भी इससे सुनिश्चित होती है, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे बिल्डअप होती है। तो इसलिए हमें एक टीचर के लिए यहाँ पे इसलिए जरूरी होता है उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना, इसलिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि शैक्षिक आवश्यकताएं हमारी समय के अनुसार बदलती रहती है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तकनीकी प्रगति के कारण, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस यहाँ पे जो चल रही है, या हम कह सकते हैं जो भी तकनीकी प्रगति हमारे पास यहाँ पे चल रही है, यानी आज के समय में डिजिटल युग हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और आपका जितनी भी तकनीकें हैं, वो शिक्षा के अंदर भी आपकी क्या बन गई है, इंपॉर्टेंट बन गई है। क्यों बन गई है महत्वपूर्ण हिस्सा? क्योंकि जो यहाँ पे टीचर्स है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास रूम के अंदर पढ़ा रहे हैं। पहले के जो आपके क्लासरूम होते थे, वो नॉर्मली उसमें आपका एक बोर्ड होता था, चौक होती थी, डस्टर होता था, इसके थ्रू यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ना, आज के समय में, डिजिटल युग में ना, आपका क्लासरूम के अंदर स्मार्ट कक्षाएं हो गई है, ठीक है, और ऑनलाइन शिक्षण हो गया है, ठीक है, डिजिटल साधनों का उपयोग यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें है ना, यहाँ पे एक टीचर को सीखना आनी चाहिए, टीचर को इनका यूज करना आना चाहिए। और इसी से उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये क्या कर रहा है, आपका जितनी भी आपकी तकनीकी दक्षताएं जो है, यानी आपका टेक्नोलॉजी की जितनी भी एबिलिटीज जो है टीचर के अंदर, उसको क्या कर रहा है, ये बिल्डअप कर रहा है। तो इसलिए आपका जो शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, इसको ये और भी ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है, आकर्षक बना रहा है, और विद्यार्थियों को जो आधुनिक शिक्षण अनुभव है, ये भी ये प्राप्त करा रहा है। वहीं अगर हम बात करें विद्यार्थियों की विविधता की, तो देखो आज के समय में हमारा जो क्लासरूम है ना, वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है, यानी विविधता भरा देश है, जिसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स जो अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के, वो रहते हैं। वैसे ही आपका जो क्लासरूम होता है ना, क्लासरूम के अंदर भी बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों वाले बच्चे आते हैं, उनकी क्षमताएं भी यहाँ पे अलग अलग होती हैं। तो आज की कक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र, और जिनकी क्षमताएं भी अलग है, और उनकी आवश्यकताएं भी यहाँ पे क्या होती है, अलग होती है। तो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि टीचर्स को यहाँ पे समावेशी शिक्षा की जो समझ है, उसे प्रदान कर रहा है। यानी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को यहाँ पे टीचर के अंदर डेवलप कर रहा है, कि वो एक डाइवर्सिटी वाले क्लासरूम के अंदर किस तरीके से अपना जो टीचिंग मेथड है, उनको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से वो उन्हें यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स है ना, इनकी जरूरतों को, इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर टीचर यहाँ पे क्या करता है, उन्हें सिखाता है। तो ये जो है, ये समान अवसर यहाँ पे प्रदान करने का ये सहायता करता है। तो विद्यार्थियों की जो विविधता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग, तो देखो समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए जो आपके जो टीचर्स है, उनको यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, यानी आपका टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और भी ज्यादा उन्हें सक्षम बनाया जाता है, एबल बनाया जाता है, ताकि जितनी भी उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज जो है, वो और भी ज्यादा बढ़ाई जाए। इससे उनकी जो शिक्षा है, उसमें गुणवत्ता में सुधार हो, और जो स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो है, वो भी अपनी बेहतर शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त कर सके, बेहतर एजुकेशनल अचीवमेंट जो है उन्हें मिल सके। वहीं अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति का प्रभाव, तो जैसा हम सभी को पता है कि जो आपका एनईपी 2020 जो है, वो लॉन्च हो चुका है। चाहे वो आपका स्कूली क्षेत्र हो, चाहे वो आपका विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सभी में आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, एनईपी 2020, इसको लागू कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव है ना, इसके चलते भी यहाँ पे टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है।
क्यों जरूरी है? क्योंकि इस नीति के अनुसार ना यहाँ पे टीचर्स को कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त करना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनकी जो क्षमता जो है और जो इनकी दक्षता जो है, इसके अंदर क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। शिक्षा प्रणाली को ये और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे और साथ में इनके जो इनोवेशन जो है, नवाचार जो है, इसको भी ये प्रोत्साहित करेंगे। तो इसलिए इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की, तो देखो वर्तमान समय के अंदर ना एक टीचर के लिए उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट से ना जो कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो है, और जो उसकी क्षमता जो है, इसको बनाए रखने में आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो टीचर की यहाँ पे हेल्प करता है। इससे जो उनके जो करियर में उन्नति के जो चांसेस है, यानी करियर के अंदर जो ग्रोथ, जो उनकी प्रोग्रेस के जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज जो है, वो बढ़ती है। जिससे टीचर क्या करते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर अपने बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे वो दे पाते हैं। और यही उनके जो प्रोफेशन की जो उनकी सफलता है, जो प्रोफेशन की जो सक्सेस है, उसमें भी ये आपका योगदान करता है। तो इसलिए आपका व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें शिक्षा की गुणवत्ता में हम सुधार कैसे ला सकते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रभावी शिक्षण, यानी यहाँ पे एक टीचर को इस तरीके से अपने उसको रखना चाहिए, टीचिंग मेथड्स को इस तरीके से, अपनी टीचिंग स्टाइल को रखना चाहिए कि जो क्लासरूम के अंदर जो डाइवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, जो विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे जो है, वो इजीली सीखने में अपना योगदान दे पाए, आसानी से वो सीख पाए। ठीक है। वही दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि बेहतर अधिगम परिणाम, यानी जो भी बच्चे ने अभी तक लर्निंग करी है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर बेहतर आ रहा है तो वेल गुड है, ठीक है। अगर बेहतर नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे टीचर को उस टीचिंग स्टाइल में या अपने टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट की नीड है। वही यहाँ पे जो सिलेबस होना चाहिए वो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के द्वारा ही यहाँ पे एक टीचर को क्या करना चाहिए, या हम कह सकते हैं शिक्षा के अंदर जो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जो पूरा करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है आपका यहाँ पे निर्धारित होना चाहिए, ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके। उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख के यहाँ पे आपका करिकुलम बनाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों की जो क्षमताएं है वो अलग जो है और यहाँ पे सिलेबस इतना हार्ड बना दिया कि बच्चे उसे समझ ही नहीं पा रहे, बल्कि उसको देख के घबरा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ना जो आपका ये जो पॉइंट है वो यही कहता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए आपका जो भी करिकुलम होना चाहिए, यानी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके ऑल डेवलपमेंट को, या हम कह सकते हैं होलास्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही आपका करिकुलम जो है शिक्षा के अंदर निर्धारित करा जाना चाहिए। वही मूल्यांकन की गुणवत्ता, यानी आपका असेसमेंट की जो क्वालिटी होनी चाहिए ना वो अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे टीचर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया आपकी समय समय पर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जैसा हमने देखा है कि बिल्कुल जो आपके प्री प्राइमरी क्लासेस जो होते हैं, हम कह सकते हैं जो प्ले स्कूल्स होते हैं, या आपके जो एलकेजी यूकेजी क्लासेस जो होती है, ठीक है, प्री प्राइमरी से लेके आपका प्राइमरी तक यानी थर्ड क्लास तक जो आपका चलता है, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में आपका असेसमेंट चलता है, ठीक है, मूल्यांकन चलता है, जिसके अंदर बच्चे का जो पूरा एक पूरे साल की जो वो होती है ना, जैसे बच्चा सीख रहा है, सपोज दैट अभी एक बच्चा है एलकेजी में आया है, उसने जो भी सारी चीजें सीखी, यहाँ पे जितनी भी क्लासरूम में एक्टिविटी उसको कराई गई, जितनी भी ओरल प्रैक्टिस कराई गई, जितने भी पार्टिसिपेशन कराए गए कंपटीशन में, उसने बच्चे ने सब में पार्टिसिपेट करा। ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड जो है ना, वो ग्रेड वाली रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे तैयार नहीं होती, उसमें असेसमेंट होता है। असेसमेंट मींस कि बच्चे का यहाँ पे कितना बच्चा एक्टिव था, बच्चे ने किस तरीके से पार्टिसिपेट करा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो आपकी असेसमेंट के अंदर होती है, जिसमें टीचर जो है टाइम टू टाइम नोट डाउन करता है, और जो भी पूरे साल का बच्चे ने एक्टिविटीज करी होती है उसके लिए एक पोर्टफोलियो यहाँ पे तैयार किया जाता है, एक फाइल तैयार की जाती है, जिसमें बच्चे की पूरे साल भर की जो एक्टिविटी है वो सेशन एंडिंग पे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो के जरिए वहां पे रखी जाती है, ताकि बच्चे का, एक टीचर को समझ में आ पाए कि बच्चे ने अभी तक कितना सीख लिया है। तो एक पोर्टफोलियो के जरिए यहाँ पे टीचर क्या करता है, असेसमेंट करता है। देन वो फिर पोर्टफोलियो बच्चे को यहाँ पे उसके पेरेंट्स को पहुंचाया जाता है, ताकि उन्हें भी ये पता चल पाए कि बच्चे ने पूरा साल भर जो गतिविधियां करी है किस तरीके से करी है। तो देखो अगर हमें शिक्षा के अंदर सुधार लाना है, उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, तो यहाँ पे आपकी असेसमेंट जो होना चाहिए वो एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए, मूल्यांकन की गुणवत्ता यहाँ पे होनी चाहिए। वही आपका कक्षा प्रबंधन में सुधार, यानी आपका क्लासरूम मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को वहां पे कंफर्ट फील हो,
यानी आपके जो कक्षा का जो वातावरण है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे इजिली वहां पे बैठ सके, बच्चों के लिए वहां पे पर्याप्त संसाधन हो। क्लासरूम के अंदर आपका एक बुक कॉर्नर होना चाहिए ताकि बच्चे इजिली वहां पे जाके पढ़ सके। ठीक है, एक अगर आप प्राइमरी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे करिकुलम तैयार कर रहे हैं तो एक क्लासरूम के अंदर एक डॉल कॉर्नर होना चाहिए। ज्यादातर हमें ये प्ले वे स्कूल में देखने को मिलता है ताकि बच्चे इजिली वहां पे सीख सके। एक पजल कॉर्नर होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से वहां पे कोई भी पजल को सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से क्लासरूम का मैनेजमेंट होना चाहिए कि वहां पे ना ज्यादातर बच्चों को ना जॉयफुल लर्निंग यहाँ पे देखने को मिले, यानी आपका आनंदमय शिक्षा यहाँ पे देखने को मिले। बच्चा इजिली यहाँ पे हैप्पी होके क्लासरूम के अंदर बिना किसी डर के बिना किसी भय के यहाँ पे सीख सके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका क्लासरूम जो होना चाहिए ना, क्लासरूम मैनेजमेंट वो होना चाहिए ताकि बच्चा इजिली जॉयफुल लर्निंग यहाँ पे कर सके। तो इसलिए अगर हमें शिक्षा के अंदर सुधार चाहिए, उसकी गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो इसलिए आपका कक्षा प्रबंधन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही बात करें सीखने का सकारात्मक वातावरण, यानी जो भी टीचर बच्चों को यहाँ पे सिखा रहा है, शिक्षा के अंदर हम गुणवत्ता में जब भी सुधार ला सकते हैं जब यहाँ पे टीचर जो है सीखने का जो एनवायरनमेंट है वो उसको इस तरीके से बनाए कि इजिली बच्चा बिना किसी भय के बिना किसी डर के अपने विचारों को टीचर के सामने वो प्रस्तुत कर सके, अपनी जिज्ञासा यानी उसकी क्यूरियोसिटी को वो बता सके, प्रश्न पूछ सके। तो ये जो है ना आपका इन सबके बिना यानी भय मुक्त और डर मुक्त और आपका जिज्ञासा से भरा अगर क्लासरूम होगा ना तो बच्चा इजिली यहाँ पे सीख पाएगा। यानी बिना किसी डर के बिना किसी मार के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर के जितने भी प्रश्न है, जितना भी वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं सारी चीजों को वो इजिली समझ पाए। ठीक है, तो अगर हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार चाहिए तो इन सारे पॉइंट्स पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, देखो टीचर की बदलती भूमिका, पहले के टाइम में क्या होता था, टीचर को बस ज्ञान से संबंधित यहाँ पे माना जाता था, लेकिन आज के समय में टीचर की जो बदलती भूमिका है, भूमिका जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बोला, टीचर का जो रोल है वो ऑलराउंडर हो गया है। यानी यहाँ पे आपको टीचर ज्ञान तो दे रहा है, साथ में वो आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, आपको एक सही राह भी दिखा रहा है। साथ में टीचर एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में भी है, यानी टीचर को यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है। टीचर यहाँ पे एक नवाचारकर्ता के रूप में भी है, यानी एक इनोवेशन का भी यहाँ पे वो कार्य कर रहा है। परामर्शदाता यानी एज अ काउंसलर भी टीचर यहाँ पे जो उसका जो रोल है वो हमें देखने को मिलता है। एज अ शोधकर्ता यानी आपका रिसर्चर के रूप में भी हमें टीचर देखने को मिलता है, और एज अ लीडर यानी आपका नेतृत्वकर्ता जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो आज के समय में आपके जो टीचर्स जो है ना वो ऑलराउंडर हो चुके हैं, ऑलराउंडर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टीचर की जो बदलती हुई भूमिका है वो हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों जरूरी है टीचर के लिए उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो इसलिए जरूरी है। देखो टीचर के अंदर ये आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। यानी आपका एक टीचर के अंदर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो क्या कर रहा है, उसके आत्मविश्वास को यहाँ पे बढ़ा रहा है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है, उसकी जो कार्य कुशलता जो है उसमें सुधार ला रहा है, नवाचार यानी नए नए आइडियाज को बिल्डअप कर रहा है, इनोवेशन के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहा है, जितने भी आपके स्टूडेंट्स है उसकी अचीवमेंट में इंक्रीजमेंट कर रहा है। वहीं आपका करियर विकास यानी आपका करियर डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है टीचर की, और संस्थागत विकास यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस भी स्कूल में जिस भी संस्था में टीचर पढ़ा रहा है उसका भी यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेशेवर विकास को समर्थन देने वाले उपाय, यानी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो देखो टीचर्स के लिए ना यहाँ पे डेली आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है ना हम चला सकते हैं ताकि इजीली टीचर उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उन्हें बताया जाए कि वो किस तरीके से अपना जो स्किल्स है, जो अपना नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सके, इनहेंस कर सके, ताकि बच्चे इजिली क्लासरूम के अंदर सीख सके। वही आपका कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां यानी आपके जो सेमिनार जो होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे उसको हिंदी में बोला जाता है आपका संगोष्ठियां। यहाँ पे जो आपका सेमिनार है उसको संगोष्ठियां बोला जाता है, यानी आपकी जितनी भी कार्यशालाएं हैं, ठीक है, और जितने भी आपके इवेंट और जितने भी सेमिनार्स होते हैं वो होने चाहिए ताकि टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट इजीली हो सके। ऑनलाइन के भी आपके शिक्षण मंच होने चाहिए, यानी ऑनलाइन भी आपके कई ऐसे सेमिनार्स, कई ऐसे क्लास, कई ऐसे वेबिनार होने चाहिए ताकि टीचर इजीली यहाँ पे समझ सके। वही आपका सहकर्मियों का सहयोग यानी आपके जितने भी आसपास के जितने भी टीचर्स जो है उनका साथ होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुसंधान एवं नवाचार भी होना जरूरी है। वही आपका सरकारी एवं संस्थागत सहायता का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसको हम बढ़ा सकते हैं।
वहीं अगर इस प्रश्न की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक टीचर के लिए शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य अंग है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके टीचर्स है, इनकी जो बदलती हुई शैक्षिक आवश्यकता है उसके अनुसार ये यहाँ पे टीचर्स को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है उसके अनुरूप। ठीक है, तो इनके जो ज्ञान है, कौशल है, दक्षता है, इसके अंदर भी ये वृद्धि कर रहा है। और वर्तमान समय में यानी आपका प्रेजेंट में जो आपके जितने भी टीचर्स जो है यहाँ पे, इनकी जो भूमिका है वो सिर्फ आपका ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन भी देना है, नवाचार करता भी है, शोध करता भी है, नेतृत्व करता भी है। ये सारी भूमिका यहाँ पे टीचर निभा रहा है। तो इसलिए इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सतत पेशेवर विकास को अपना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए ये कर सके। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट प्रश्न, पहला जो प्रश्न जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर देखो हम दूसरे प्रश्न की बात करें ना, तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि शिक्षक व्यावसायिक विकास में जो आपका विकास है और जो सुधार मॉडल है इसकी जांच करें, और ये मॉडल जो है आपकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्या कर रहे हैं, निरंतर सीखने अनुकूलन को किस प्रकार ये प्राथमिकता देता है, शिक्षक सहयोग, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण संबंधी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस मॉडल के उपयोग में की जाने वाली जो भी आपकी रणनीतियां हैं और जो संसाधन है उसका विश्लेषण करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, इसमें आपके दो मॉडल दिए गए, एक तो डेवलपमेंट मॉडल और एक आपका सुधार मॉडल। इसकी हमें जांच करनी है, बताना है कि ये दोनों मॉडल क्या है और इन मॉडल की जरूरत क्यों है। ठीक है, इन मॉडल की जरूरत हमारी शिक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ये बनाए गए हैं, और टीचर्स को यहाँ पे आपका सहयोग, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण संबंधी जितने भी नवाचार जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इस मॉडल को उपयोग करे जाने वाली जितनी भी इनकी रणनीतियां हैं और जो आपका संसाधन है उसका विश्लेषण करना है। वहीं आपका अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पेशेवर विकास जो है, यानी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर मॉडलों की जो समझ है, यानी आपका FDP के विकास के आयोजकों को यहाँ पे अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, और शिक्षकों को यहाँ पे व्यवसायिक विकास के किन्हीं दो मॉडलों का विस्तार से वर्णन करते हुए इस कथन को हमें एकदम सच सिद्ध करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। वहीं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से समझे तो देखो यहाँ पे जो आपका शिक्षक व्यवसायिक विकास मॉडल जो है, ये एक ऐसा मॉडल है जो टीचर्स के यहाँ पे नॉलेज को, उसकी स्किल्स को, उसकी दक्षता को, व्यवसायिक व्यवहार, इन सब के अंदर ये क्या कर रहा है, सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो मॉडल है ना आपके, वो टीचर की जितनी भी बदलती हुई शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, नई तकनीकें हैं, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां हैं, इनके अनुरूप स्वयं को विकसित करने में सहायता करता है। विकास और सुधार मॉडल यानी आपका ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे टीचर्स लगातार सीखने, सेल्फ काउंसलिंग करने या आत्मचिंतन करने, सहयोग करने, नवाचार पर ये बल देता है। तो इसके माध्यम से जितने भी टीचर्स है ना, वो अपनी जो टीचिंग इम्प्रूवमेंट जो है, टीचिंग क्वालिटी जो है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, निरंतर सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये जो मॉडल जो है, ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो विकास और सुधार मॉडल जो है ना, ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट मॉडल की जो अवधारणा है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये किस पे जोर दे रहा है, टीचर्स के निरंतर विकास और निरंतर विकास पर ही आधारित है। यानी डेली उसका जो डेवलपमेंट है एक टीचर का चल रहा है। टीचर जो होता है, एक अच्छा टीचर वही होता है जो खुद भी नई चीजें डेली सीखे और वो अपने विद्यार्थियों को भी नयापन कुछ ना कुछ वो सिखाए। तो ये जो मॉडल है यहाँ पे टीचर्स को जीवन भर सीखने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ताकि वो अपनी शिक्षण गतिशीलता जो है उसको बनाए रखे। और समय समय पे यहाँ पे टीचर को नए ज्ञान और कौशल अर्जित करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। इससे जितनी भी आपकी शैक्षिक आवश्यकता है, इसको अनुरूप में ये स्वयं को ढाल सकते हैं, और ये मॉडल आपका निरंतर सुधार को भी प्राथमिकता देता है। वही आत्मचिंतन की भूमिका, यानी इस मॉडल से ना टीचर अपने कार्य का स्वयं असेसमेंट करते हैं। यानी जो भी उसने पढ़ाया होता है, टीचर ने जो भी बताया होता है, उसका वो क्या कर रहे होते हैं, स्वयं असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि उनके जितने भी टीचिंग मेथड्स है वो ठीक ढंग से अप्लाई हो पा रहे हैं क्लासरूम के अंदर या नहीं, या कहाँ पे टीचर को उसकी कमियां नजर आ रही है, कहाँ पे उसकी उपलब्धियां है। तो ये जो मॉडल है आपका, इसके अंदर भी हेल्प करता है टीचर्स की। यानी आत्मचिंतन के आधार पर सुधार की जो योजना है वो भी इस मॉडल के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इससे आपका जो टीचिंग की जो क्वालिटी है ये भी इंप्रूव होती है, इनहेंस होती है, और शिक्षक जो है वो आपका अधिक जिम्मेदार और जागरूक भी यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरीके से आत्मचिंतन की भूमिका जो है इस मॉडल में हमें देखने को मिलती है। वही बात करें लक्ष्य आधारित विकास, यानी एक टीचर अपना जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, उसमें अपने लक्ष्यों को यहाँ पे निर्धारित करता है,
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की आपकी जो गतिविधियां है उसमें ये भाग लेता है। इससे विकास की जो दिशा है वो आपकी स्पष्ट होती है और योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे टीचर जो है काम करता है और उसको इसके अंदर एक आदत विकसित हो जाती है, जिससे उसका जो प्रोफेशन है उसकी एबिलिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती है, यानी पेशेवर दक्षता यहाँ पे बढ़ती है। वही अगर हम बात करें नवाचार को बढ़ावा, यानी यहाँ पे टीचर को नए नए आइडियाज और इनोवेशन के लिए भी ये मॉडल जो है प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, यानी आपकी टीचिंग के अंदर, शिक्षा के अंदर नई शिक्षण विधियां जो है, तकनीकों का जो प्रयोग है उसको भी करने के लिए यहाँ पे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और जो आपके टीचर्स जो होते हैं क्लासरूम के अंदर भी नए नवाचार जो है, नए आइडियाज जो है इसे लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स है उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में बना रहे, पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे। ठीक है, और आपका जो इनोवेशन जो है, इनोवेशन से आपका जो शिक्षण प्रक्रिया जो है, यानी आपका टीचिंग मेथड्स जो है वो भी ज्यादा इफेक्टिव बनता है और साथ में जो बच्चों का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर भी हमें सुधार देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो गुणवत्ता सुधार का माध्यम, यानी ये जो मॉडल है ना, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है इसको बढ़ाना। यानी यहाँ पे जो टीचर्स है वो नियमित रूप से अपना सुधार कार्य करते हैं। इससे विद्यार्थियों को यहाँ पे बेहतर अधिगम अनुभव भी प्राप्त होता है, शिक्षण प्रणाली अधिक और भी ज्यादा आपकी प्रभावी बनती है। गुणवत्ता सुधार का जो लाभ है वो पूरे विद्यालय को भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें व्यवसायिक दक्षताओं का ज्ञान या हम कह सकते हैं विकास, तो देखो इस मॉडल से ना टीचर अपने ज्ञान को, कौशल को, नेतृत्व क्षमता को यहाँ पे विकसित कर रहा है। तो ट्रेनिंग और उसके एक्सपीरियंस के माध्यम से जितनी भी उसकी दक्षताएं हैं वो बढ़ती है। टीचर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यहाँ पे सक्षम बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो व्यवसायिक सफलता यानी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल सक्सेस के भी यहाँ पे जो है आपके अवसर बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। वही अगर हम बात करें निरंतर सीखने और अनुकूलन की ओर प्राथमिकता देना, यानी ये जो मॉडल है ना आपको लगातार सीखने के लिए, टीचर्स को लगातार सीखने के लिए और अनुकूलन को जो प्रायोरिटीज जो है आपकी, यानी प्राथमिकता जो है इसको भी देने का ये काम करती है। कैसे करती है, यानी टीचर्स को यहाँ पे नई नई जो शैक्षिक नीतियां जो है, नई एजुकेशन पॉलिसीज जो है इसकी भी समझ उनके अंदर डेवलप करती है। तकनीकी परिवर्तनों के साथ अनुकूलन भी करना सिखाती है कि नए नए जो आपके टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज चेंजेस जो है उसको हम कैसे उसके साथ अनुकूलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, यानी आपके मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का यूज यहाँ पे किया जाता है। मॉडर्न टीचिंग मेथड मींस कि ज्यादातर आपका जो नई एजुकेशन पॉलिसीज आई है उसमें आपका एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पे जो लर्निंग है इसको ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, और लर्निंग को यहाँ पे जॉयफुल बनाने की बात की गई है। किसी भी तरीके का यहाँ पे बच्चों को पढ़ते टाइम बोझ ना लगे, लर्निंग ऐसी हो कि जॉयफुल हो, आनंदमय हो। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी आपके आधुनिक शिक्षण पद्धतियां हैं उनका उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके सीख पाए। वही आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे जो है, इसके लिए यहाँ पे आपका टीचर जो है समावेशी शिक्षा का भी उपयोग यहाँ पे कर सकता है। वैश्विक शिक्षा प्रवृत्तियों से जुड़ाव भी हमें देखने को मिलता है, यानी आपका जो इंटरनेशनल जो एजुकेशन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो ये जीवन पर्यंत सीखने की जो संस्कृति है इसको भी बढ़ावा देती है, यानी आप डेली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक टीचर जो है वो डेली यहाँ पे सीखने की जो संस्कृति है इसको बढ़ावा यहाँ पे दे सकता है। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो शिक्षक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी कौन कौन सी रणनीतियां हैं। तो देखो शिक्षक के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हम अलग अलग रणनीतियां बना सकते हैं, यानी एक टीचर के डेवलपमेंट के लिए, उसको सहयोग के लिए, कॉपरेशन के लिए हम अलग अलग जो यहाँ पे आपकी रणनीतियां हैं वो बना सकते हैं। जैसे आपका सहकर्मी अधिगम, यानी टीचर्स को यहाँ पे हम पेयर लर्निंग भी सिखा सकते हैं ताकि उनके अंदर जो कॉपरेशन जो है वो बिल्डअप हो। यानी आपका पीएलसी यानी व्यवसायिक अधिगम समुदाय के द्वारा भी सिखा सकते हैं। आपके इवेंट्स और सेमिनार्स रख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और आपका जो विचार विमर्श जो है इसको भी बता सकते हैं। एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आपका जो अनुभव का जो आदान प्रदान है वो हम कर सकते हैं, यानी एक्सपीरियंस के बेस पे भी हम अपने विचारों को यहाँ पे बता सकते हैं। वहीं आपकी संयुक्त परियोजना की बात करें तो यहाँ पे आपका जितनी भी जो भी आपके प्रोजेक्ट से यहाँ पे चलाए जाते हैं वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संयुक्त रूप से बना सकते हैं। वही अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करें आपके पाठ्यक्रम विकास में इसका क्या योगदान है इस मॉडल का, तो देखो सिलेबस जो है या हम कह सकते हैं जो आपका करिकुलम जो है, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक होता है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपकी पाठ्यचर्या की,
तो ये क्या होता है, आपका करिकुलम होता है। ठीक है, ये आपका करिकुलम होता है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आपका पाठ्यचर्या होता है वो पूरा साल का क्या होता है, करिकुलम होता है कि पूरे साल में हमें पता रहता है कि पूरे साल में बच्चा क्या क्या पढ़ने वाला है। वहीं आपका सिलेबस जो होता है ये मंथली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पाठ्यक्रम का जो विकास है इसमें भी ये योगदान देता है ये मॉडल, यानी आपके पाठ्यक्रम का नियमित पुनरीक्षण यहाँ पे करता है, यानी रीचेकिंग उसको करता है कि कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है या कौन कौन सी चीजें हम और ऐड ऑन कर सकते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं का समावेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट सेंटर्ड आपका सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित देखने को मिलता है। कौशल आधारित शिक्षा को ये बढ़ावा देता है, समावेशी शिक्षा का समावेशन करता है और डिजिटल सामग्रियों का ज्यादातर ये विकास करता है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षण संबंधी नवाचार, अब देखो शिक्षा के अंदर आपके नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशन क्या क्या हुआ है। सबसे पहला आपका आईसीटी आधारित शिक्षण, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी हमें क्या देखने को मिला, इसके आधारित शिक्षण हमें देखने को मिला। जितनी भी आपकी परियोजना आधारित अधिगम है ये भी देखने को मिला। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यानी बच्चों को यहाँ पे ज्यादातर आपका करके सीखने पर ज्यादातर जोर दिया गया है, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें मिश्रित अधिगम, यानी आपका ब्लेंडेड लर्निंग, यानी सारी चीजों को हम एक मिक्स फॉर्म में सिखा सकते हैं बच्चों को। अनुभवात्मक अधिगम सिखा सकते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं इसको बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, अन्य व्यवसायिक विकास मॉडल आपके कौन कौन से हैं, तो एक है आपका ट्रेनिंग मॉडल, इंक्वायरी मॉडल, मेंटरिंग मॉडल, सहयोगात्मक मॉडल और स्वयं निर्देशित अधिगम मॉडल और क्रियात्मक अनुसंधान मॉडल। तो देखो ये सारे जो मॉडल्स है ना, मैं आपको अभी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने ना यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो चैप्टर वाइज क्लासेस हमने जो बनाई थी, वीडियोस जो बनाई थी, आपको उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये सारे मॉडल समझने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से जाके आप इजीली इन सारे मॉडल को अपना क्लियर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में सारे मॉडल्स जो है आपको बताए हैं। और स्टूडेंट्स ये जो मॉडल है ना वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, किसी भी मॉडल के ऊपर आपसे क्वेश्चन जो है वो बनकर आ सकता है, कोई भी मॉडल यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में 100% ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये सारे मॉडल पढ़ने हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। वही अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास और सुधार, यानी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट जो मॉडल हमने अभी तक पढ़ा, इसमें ना आपका जो टीचर जो है उसका व्यवसायिक विकास जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी बनाने वाला ये मॉडल है। जो ये मॉडल जो है वो आपको यहाँ पे जो टीचर जो है उसको डेली सीखते रहने के लिए, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, यानी आपका कोऑपरेशन करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, इन सारी चीजों को ये टीचर को बढ़ावा देता है। और ये टीचर की जितनी भी बदलती एजुकेशनल नीड्स जो है उसको उसके अनुसार टीचर को यहाँ पे ये रेडी करता है, तैयार करता है, और शिक्षण की जो गुणवत्ता जो है इसमें भी सुधार लाता है, यानी आपकी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट, एजुकेशन के सेक्टर में आपकी इंप्रूवमेंट लेकर आता है। तो इसलिए जो आपके शिक्षक है वो प्रशिक्षण और एफडीपी कार्यक्रमों की यहाँ पे प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। इन सबको बनाते समय ना आपका ये जो मॉडल है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जानी चाहिए। वहीं अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि जो स्कूली शिक्षक जो है, यानी स्कूल वाले आपके जो टीचर्स है, इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं और जो इनकी योजनाएं बनानी होती है, उन्हें व्यवस्थित करने में जो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण, यानी बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, और जो आपका एनसीईआरटी जो है वो किस तरीके से आपका पाठ्यक्रम का विकास करने में सहयोग करता है। वहीं अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि शिक्षा जो है आपकी स्कूली शिक्षा, इसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए जो आपके टीचर्स है, टीचरों को यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, उनकी जो क्षमता निर्माण है, वो एनसीईआरटी की जो भूमिका है वो क्या है, और साथ ही आपका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक नवाचार जो है उसको एनसीईआरटी कैसे योगदान देता है, उसको बढ़ावा कैसे देता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करें ना, तो जैसा आप सभी ने देखा भी होगा, जितने भी हमारी बुक्स जो होती है वो एनसीईआरटी से एफिलेटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये एक शैक्षिक संस्था है, जिसकी जो स्थापना है वो आपकी
1961 में यहाँ पे की गई थी। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था कि जो आपकी स्कूली शिक्षा है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना, टीचर जो है उसको उसकी जो शिक्षा है उसको और भी ज्यादा यहाँ पे मजबूत बनाना, पाठ्यक्रम का विकास करना और शैक्षिक अनुसंधान यानी आपका एजुकेशनल से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है इसको बढ़ावा देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना यानी नवाचार को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी इसलिए बनाया गया। एनसीईआरटी क्या कर रहा है, साथ में आपके जो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है, और जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां जो है एनईपीज जो है, इनको प्रभावी रूप से चलाने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो संस्था जो है ना वो आपकी राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की दिशा निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। किस तरीके से देती है ये हमने जाना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो एनसीईआरटी जो है, शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, यानी टीचर ट्रेनिंग और उनको जो उनकी स्किल्स जो है, उनकी जो एबिलिटीज जो है इसको बिल्डअप करने में जो एनसीईआरटी की जो रोल है वो क्या है। तो देखो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन यानी जितने भी टीचर ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। यानी एनसीईआरटी यहाँ पे क्या करता है, टीचर्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाता है, कार्यशालाएं और जितने भी आपकी यहाँ पे सेमिनार्स जो होते हैं इनको भी आयोजित करता है, इनको भी बताता है। और इन कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है ना, यहाँ पे टीचर्स को ज्ञान और उनके कौशल को बढ़ाना होता है, यानी उनकी नॉलेज को और उनकी स्किल्स को डेवलप करना होता है। और शिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ पे जो शिक्षक है उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराना होता है और उनकी कार्य क्षमता यहाँ पे बढ़ती है। तो इसका सुधार, इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। यानी बेसिकली अगर इन शॉर्ट में बोले ना तो एनसीईआरटी आपका जितने भी टीचर्स से रिलेटेड, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको चलाता है। क्यों चलाता है, ताकि टीचर्स की जो नॉलेज है और भी ज्यादा इनहेंस हो सके, इम्प्रूव हो सके, उसकी स्किल्स जो है और भी ज्यादा डेवलप हो सके। और साथ में ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पे टीचर्स को नए नए यहाँ पे टीचिंग मेथड्स सिखाए जाते हैं ताकि उनकी कार्य क्षमता और भी ज्यादा डेवलप हो और यहाँ पे शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सतत व्यवसायिक विकास को बढ़ावा। तो देखो एनसीईआरटी ना टीचर्स को यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी आपका सीपीडी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। यानी एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि टाइम टाइम पर यहाँ पे टीचर्स को नई नई ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए ताकि आपकी जितनी भी टीचर्स एजुकेशन की जितनी भी नीड्स है, बदलती आवश्यकताएं जो है, इसके अनुरूप टीचर अपने आप को क्या कर सके, ढाल सके, टीचर वो सारी नई चीजों को सीख सके। और टीचर को यहाँ पे लगातार जीवन पर्यंत सीखने के लिए भी बढ़ावा दिया जाता है ताकि और भी ज्यादा वो प्रभावी बने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि टीचर्स को कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सीपीडी को भी यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। वहीं डिजिटल प्रशिक्षण सुविधा यानी आपके जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इसको भी एनसीईआरटी क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, लॉन्च कराता है। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म और आपका डिजिटल संसाधन जितने भी है इनको ये उपलब्ध कराता है। जैसे आपका दीक्षा, दीक्षा क्या है, एक मंच है जिसमें टीचर्स को यहाँ पे, टीचर्स जो है कभी भी अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये डिजिटल माध्यम से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि टीचर कहीं पे भी सुलभ तरीके से, प्रभावी तरीके से अपना यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट कर पाए। तो एनसीईआरटी यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग की जो आपकी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड यहाँ पे करा रहा है ताकि टीचर जो है अपने अनुरूप आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुरूप खुद को तैयार यहाँ पे कर सके। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शैक्षिक कौशल का विकास, यानी आपका शिक्षण कौशल का विकास यानी एजुकेशनल स्किल्स जो है इनका डेवलपमेंट करना। यानी एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि टीचर्स को जो भी उनका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे उन्हें ज्ञान दे रहा है, शिक्षण कौशल को उनको मजबूत बना रहा है। और प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है आपके क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है, आपकी शिक्षण रणनीतियों से रिलेटेड, इन सब के ऊपर भी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है, जोर दे रहा है ताकि टीचर जो है वो और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ा पाए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सीखने की क्षमता को वो पहचान पाए और उसी के अनुरूप उन्हें वो शिक्षण यहाँ पे दे पाए। तो शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पे और भी ज्यादा इससे गुणवत्तापूर्ण बनती है। वही बात करें नेतृत्व क्षमता का विकास, तो देखो एक टीचर के अंदर ना लीडरशिप की भावना जो है, नेतृत्व की जो क्षमता है उसको भी एनसीईआरटी यहाँ पे डेवलप करने का कार्य करता है। तो एनसीईआरटी केवल आपका यहाँ पे शिक्षण कौशल ही नहीं देता, यानी आपकी जो टीचिंग स्किल्स जो है इसको ही बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है, नेतृत्व क्षमता के विकास पर भी ध्यान देता है। यानी जो आपके टीचर्स है, जो आपके प्रिंसिपल्स है, इनके लिए आपके
अलग से प्रोग्राम आयोजित कराए जाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स जो है वो क्या कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे कि आपका जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट आए, सुधार आए, और नेतृत्व क्षमता जो है विद्यालय के होलास्टिक डेवलपमेंट यानी स्कूल का होलास्टिक डेवलपमेंट जो है, विद्यालय का समग्र विकास जो है इसमें सहायता करता है, और शैक्षिक वातावरण यहाँ पे आपका कैसा बनता है, बेहतर बनता है। वहीं अगर हम बात करें समावेशी शिक्षण का प्रशिक्षण, तो देखो एनसीईआरटी का यहाँ पे समावेशी शिक्षा यानी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी ये टाइम टू टाइम पे टीचर्स को यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग भी क्या देता है, प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो आपके शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो अपनी क्षमता और अपनी पृष्ठभूमि से आने वाले अलग अलग आवश्यकता के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे क्या कर सके, समझ पाए। इससे सभी छात्रों को यहाँ पे इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज है, समान अवसर जो है वो प्राप्त हो, और समावेशी कक्षाओं का निर्माण यहाँ पे संभव हो पाए। तो शिक्षा आपकी इससे ज्यादा क्या बनती है, न्याय संगत यहाँ पे बनती है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी का ना आपका करिकुलम, या हम कह सकते हैं सिलेबस का डेवलपमेंट करने में क्या भूमिका होती है। तो देखो यहाँ पे ना आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो है इसका एनसीईआरटी ने निर्माण करा है, यानी आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी आपका एनसीएफ का भी किसको बनाया है, किसने बनाया है, ये एनसीएफ आपका एनसीईआरटी ने बनाया है। ठीक है, तो विद्यालय पाठ्यक्रम का विकास भी एनसीईआरटी के द्वारा होता है। जितनी भी आपकी बुक्स बनती है ये भी एनसीईआरटी के द्वारा बनती है। जितने भी आपके कौशल आधारित शिक्षा जो होती है इसको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। स्किल बेस्ड लर्निंग जो होती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होती है, इसको भी बढ़ावा यहाँ पे आपका एनसीईआरटी देता है। वही बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का जो समावेशन है वो भी किसने करा है, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी ने यहाँ पे करा है। ठीक है, उसके बाद आपका समावेशी शिक्षा और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा यहाँ पे एनसीईआरटी देता है। वहीं अगर हम बात करें व्यवसायिक विकास कार्यक्रम की योजना और उसका संगठन, यानी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग जो प्लानिंग जो होती है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किए जाते हैं, संगठन जो यहाँ पे किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखो एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे आपके प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, यानी एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे पहचाना जाता है कि कहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है आपके तैयार यहाँ पे किए जाते हैं, उनका डेवलप किया जाता है। विशेषज्ञों की यहाँ पे भागीदारी होती है, और ये आपका जिला और राज्य संस्थाएं जो होती है उनके साथ समावेशन हमें देखने को मिलता है। वहीं आपका प्रशिक्षण की निगरानी और मूल्यांकन, यानी ट्रेनिंग के टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे की जाती है, असेसमेंट यहाँ पे किया जाता है। फॉलो अप और सहायता प्रणाली का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी टीचर्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, फॉलो करके अपना ट्रेनिंग जो है इसको इनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपना सहायता प्रणाली भी यानी एक दूसरे की हेल्प भी वहाँ पे कर सकते हैं। वही बात करें शैक्षिक अनुसंधान में योगदान, तो देखो आपका जो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है ना, इसके अंदर भी आपका एनसीईआरटी का जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। कैसे कि शिक्षा संबंधित आपकी जितनी भी रिसर्च होती है वो भी आपकी एनसीईआरटी का इसमें हमें योगदान देखने को मिलता है। जितने भी इनोवेशन का प्रशिक्षण होता है, यानी आपका जितने भी आइडियाज, जितने भी इनोवेशन जो होते हैं उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं पुनः जांच या रीचेक उन्हें करना होता है। शिक्षण समस्या का अध्ययन, यानी आपका जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लर्निंग प्रॉब्लम्स जो है उसको भी डिटेल में समझना, उसके ऊपर भी डिटेल में आपका अध्ययन करना भी ये आपका होता है। वहीं अगर हम बात करें नीतिगत सुझाव, तो देखो नीतिगत सुझाव जितने भी आपके होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसके ऊपर भी यहाँ पे क्या दिए जाते हैं, अपने अपने ओपिनियन जो है वो पेश किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम सुधार और आपका शोध का जो निष्कर्ष है उसका भी यहाँ पे प्रसार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा, तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि आईसीटी आधारित शिक्षा में ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है, यानी आपका जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी एजुकेशन के पढ़ाई के जितने भी रिसोर्सेज है, अब आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। ठीक है, डिजिटल शिक्षण सामग्री भी हमें देखने को मिलती है, नवाचारी शिक्षण विधियां देखने को मिलती है, गतिविधि आधारित अधिगम होता है, यानी लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पे लर्निंग आपको देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस लर्निंग देखने को मिलती है। ठीक है, अनुभवात्मक, और आपका मूल्यांकन में भी आपको नवाचार देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें एनसीईआरटी का राष्ट्रीय शिक्षा में क्या योगदान है, तो देखो ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाता है, यहाँ पे आपके राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करता है, शिक्षक की जो शिक्षा है उसको भी मजबूत बनाता है, और शैक्षिक समानता को भी बढ़ावा देता है, और शिक्षा में जो आपकी आधुनिकता है इसको भी लेकर आता है, और साथ में आपका राष्ट्रीय विकास में भी ये योगदान देता है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि एनसीईआरटी जो है ना वो आपकी स्कूली शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो शिक्षकों को यहाँ पे ट्रेनिंग देती है, उनकी निर्माण क्षमता करती है,
पाठ्यक्रम विकास करती है, शैक्षिक अनुसंधान, नवाचार, इन सबको यहाँ पे बढ़ावा देती है। तो ये टीचर्स की जितनी भी आपकी आधुनिक मॉडर्न एजुकेशनल नीड्स जो है उसके अनुसार यहाँ पे तैयार की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में आपका डेली यहाँ पे सुधार का कार्य सुनिश्चित करती है और एनसीईआरटी का जो योगदान है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा मानक यानी आपका एनपीएसटी के ढांचे पर 4 परस्पर संबंधित क्षेत्रों का विस्तार से चर्चा कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि शिक्षकों के पेशेवर विकास की मान्यता संशोधन के लिए कौन से आपके मानदंड है, इनका विवरण कीजिए और समझाइए। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर यानी आपका एनपीएसटी, ये जो है ये एक ऐसा आपका ढांचा है जो टीचर्स की जो आपकी प्रोफेशनल जो नीड्स जो है या हम कह सकते हैं पेशेवर दक्षताएं जो है, जो उनकी ड्यूटीज जो है, जो वैल्यूज जो है, उनका परफॉर्मेंस जो है, इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड्स तैयार करता है, मानक तैयार करता है। तो आपकी एनईपी 2020 के अंतर्गत जो आपका एनपीएसटी का बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य जो था वो क्या था कि टीचर्स का यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, गुणवत्ता सुधार करना और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। तो ये जो है ना वो शिक्षक को यहाँ पे निरंतर सीखने के लिए, आत्म मूल्यांकन करने के लिए, उत्कृष्ट शिक्षण के लिए यहाँ पे प्रेरित करता है। और एनपीएसटी के अंतर्गत आपके 4 प्रमुख परस्पर संबंधित क्षेत्र जो है निर्धारित किए गए हैं जो टीचर के होलास्टिक डेवलपमेंट का एक बेस बनते हैं, एक आधार बनते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे बात करें व्यवसायिक ज्ञान की यानी आपका प्रोफेशनल नॉलेज की, तो प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे एक टीचर को होना क्यों जरूरी है, यानी उसका जो विषय है विषय ज्ञान में उसकी दक्षता होना जरूरी है। यानी अगर टीचर जो है जो आपका विषयों की जो उसे स्पष्टता ही नहीं होगी, यानी सपोज दैट अभी मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एजुकेशनल का ये सब आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो मैं क्या आपको अच्छे से समझा पाऊंगी, नहीं समझा पाऊंगी ना। तो इसलिए आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज है ना वो क्या करता है, यहाँ पे टीचर को सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज जो होती है उसकी दक्षता प्रदान करता है, यानी टीचर को बताता है विषय की जो स्पष्ट समझ जो है वो यहाँ पे टीचर के अंदर वो पैदा करता है ताकि टीचर जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रभावी ढंग से उसे समझा पाए, उसे टीचिंग कर पाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विषय दक्षता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में जो आपके जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए, तो आप इजिली यहाँ पे क्या करेंगे, अपना समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टीचर को उस विषय का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो वो पढ़ा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी बन पाए। वहीं आपका शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान यानी आपका टीचर्स जो है ना वो अलग अलग शिक्षण सिद्धांत यानी आपके टीचिंग प्रिंसिपल्स, टीचिंग मेथड्स, इन सब की जानकारी से होना जरूरी है। इससे जितने भी आपके स्टूडेंट्स है ना उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान जो है ये क्या कह रहा है कि कक्षा का जो शिक्षण जो है ना, क्लासरूम टीचिंग जो है ये इसको प्रभावी बना रहा है। कौन प्रभावी बना रहा है, आपका शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान। तो ये टीचर ये जो है ना ये आपका छात्र केंद्रित अधिगम को ज्यादातर प्रोत्साहित करता है, सीखने के बेहतर अवसर आपके उपलब्ध कराता है। वहीं अगर हम बात करें बाल विकास की समझ, यानी एक टीचर को ना इस विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थियों की जो एज है, जो आयु है, इसके अनुसार उन्हें यहाँ पे क्या देना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। और बाल विकास की जो समझ है ना वो समावेशी शिक्षा में आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा सहायक होती है। ये जो शिक्षण है ना वो अधिक आपका संवेदनशील इसको बनाती है और छात्रों का जो होलास्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास जो है, इसको भी बढ़ावा देती है। वही बात करें पाठ्यक्रम की समझ, तो देखो टीचर के अंदर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और करिकुलम की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के पीछे के उद्देश्य क्या है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है, कैसे हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, क्या समझाना है, ठीक है, पूरी विषय वस्तु क्या है, इन सबका ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो अपना जो शिक्षण प्रशिक्षण है उसको कर पाएगा, यानी अपना जो टीचिंग स्टाइल जो है, जो टीचिंग जो है,
वो क्या अच्छे से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसलिए टीचर के अंदर ना पाठ्यक्रम की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है शिक्षण की उचित योजना ये यहाँ पे बना सकता है। पाठ्यक्रम की जो समझ है वो सीखने के लक्ष्यों को यहाँ पे प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है और ये प्रभावी मूल्यांकन करने में भी मदद करती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि शिक्षा जो है वो और भी ज्यादा आपकी व्यवस्थित यहाँ पे बनती है। वही अगर हम बात करें मूल्यांकन संबंधित ज्ञान की, तो देखो शिक्षक को ना यहाँ पे एक टीचर को अलग अलग आपके मूल्यांकन तकनीकों और उपकरणों का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। इससे विद्यार्थी की जो प्रगति है उसका हम सही आकलन कर सकते हैं। मूल्यांकन सीखने की जो कमियां हैं उसको पहचानने में आपकी सहायता करती है। इससे आपका सुधारात्मक उपयोग किए जा सकते हैं और छात्रों की जो उपलब्धि है इसमें भी आपकी वृद्धि होती है। वहीं अगर हम बात करें सतत अधिगम की प्रवृत्ति, यानी आपका कंटिन्यू लर्निंग, सीखने का जो पूरा प्रोग्रेस है ये भी होना चाहिए। यानी टीचर को बस सीमित ही नहीं रहना चाहिए, लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इसका पीछे का सेंस क्या है कहने का कि मतलब टीचर को ना इस तरीके से होना चाहिए कि वो खुद भी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखे और साथ में अपने जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, उन्हें भी नया सीखने के लिए प्रेरित करे। तो जब तक टीचर के पास नई जानकारी नहीं होगी तो क्या वो स्टूडेंट्स को सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टीचर के पास नई जानकारी, नई तकनीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे अनुरूप खुद को बना सकता है ताकि उसका जो पेशेवर दक्षता है वो भी बढ़े और जीवन पर्यंत सीखना ही आपका एनपीएसटी का प्रमुख यहाँ पे भाग है। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, यानी आपका व्यवसायिक अभ्यास किस तरीके से किया जाता है, यानी प्रभावी शिक्षण योजना, आपका जो लेसन प्लानिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि इजिली स्टूडेंट्स की जो नीड्स है उनको भी यहाँ पे उससे पूरा किया जा सके और आपका जो टीचिंग स्टाइल जो है वो भी आपका यहाँ पे इफेक्टिव बन पाए। तो इसलिए आपका प्रभावी शिक्षण योजना यानी आपकी लर्निंग मटेरियल जो है, या हम कह सकते हैं लेसन प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होनी चाहिए। वही छात्र केंद्रित शिक्षण यानी स्टूडेंट सेंटर्ड जो आपकी टीचिंग स्टाइल है वो होना चाहिए ताकि बच्चों को ध्यान में रख के ही उन्हें बताया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षण दिया जाना चाहिए। सपोज दैट कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ईवीएस में से अगर आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आपने थीम उठा रखी है, चाहे आप बच्चों को एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं या प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझाएं। ऑब्जेक्टिव लर्निंग यहाँ पे आप उन्हें कराएं, यानी किसी भी चीज को दिखाकर उन्हें बताएं, विजुअलाइजेशन का यूज करें। उससे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो छात्र केंद्रित शिक्षण है इसको बढ़ावा मिलेगा, यानी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा इसको। तो वहीं अगर हम स्टूडेंट्स बात करें समावेशी कक्षा प्रबंधन की, यानी आपका जो इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी हमें देखने को मिलता है। यानी एक टीचर को अपने इंक्लूसिव कक्षा प्रबंधन यानी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आईसीटी का उपयोग होना जरूरी है। अधिगम मूल्यांकन यानी आपका लर्निंग असेसमेंट होना चाहिए। नवाचारी शिक्षण तकनीकें इसमें एड ऑन होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल वैल्यूज और एथिक्स की, तो देखो यहाँ पे एक टीचर को ना इन सारी अच्छे शिक्षण के साथ साथ ना उसके अंदर वैल्यूज भी होनी चाहिए और एथिक्स भी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे स्टूडेंट्स को यहाँ पे उनका जो भविष्य है उसका निर्माण कर पाएगा, साथ में उन्हें भी अच्छी चीजें वो यहाँ पे सिखा पाएगा। तो टीचर को यहाँ पे ईमानदार होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी बच्चे को ज्यादा महत्व या कम महत्व यहाँ पे देना नहीं चाहिए। मतलब बायसेस की जो भावना जो है, पक्षपात जो है, टीचर के अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। सभी बच्चों को एक ही नजर से उसको देखना आना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए टीचर अपने प्रोफेशन के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों के प्रति उसको सम्मान देना आना चाहिए, यानी हर बच्चे से उसे रिस्पेक्टफुली यहाँ पे बात करनी आनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना आना चाहिए, चाहे उनकी कमियां हो, चाहे उनकी कमजोरियां हो, या फिर उनकी जो विविधता हो। इन सारी विविधता भरी गतिविधियां जो है, या हम कह सकते हैं विविधता से सीखने की जो क्षमता है, इन सबको यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सपोज दैट अब दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख रहा है और दूसरा बच्चा जो है उसे समय लग रहा है या वो बहुत देर से सीख रहा है, तो यहाँ पे टीचर को इस तरीके के जो शब्द जो होते हैं ना कि तुम नालायक हो या तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम नहीं सीख सकते, तो इस तरीके का जो अपमान है ना स्टूडेंट्स का, वो ये नहीं करना आना चाहिए एक टीचर को। एक टीचर को यहाँ पे हर बच्चे का सम्मान करना आना चाहिए, उनकी क्षमताओं के प्रति उसको सम्मान यहाँ पे बच्चे को देना आना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो प्रोत्साहन जो है वो बढ़े, मोटिवेशन जो है बच्चे को बढ़े। ठीक है, तो इसलिए टीचर के अंदर आपकी जो विद्यार्थियों के प्रति सम्मान की जो भावना है ये होना बहुत जरूरी है। वहीं आपका सामाजिक उत्तरदायित्व यानी आपकी सोशल ड्यूटीज टीचर को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि समाज के अंदर उसकी सोशल ड्यूटीज यहाँ पे क्या है। ठीक है, वही समावेशिता और समानता आनी चाहिए, यानी बच्चों का यहाँ पे
सभी बच्चों के अंदर टीचर को जो है सम्मान नजरों से देखना चाहिए, किसी के भी साथ भेदभाव या किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वहीं आपका पेशेवर प्रतिबद्धता यहाँ पे होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। नैतिक आचरण यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल ग्रोथ और लीडरशिप की, यानी आपका नेतृत्व और विकास की बात करें एक टीचर की, तो देखो यहाँ पे सतत व्यवसायिक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना जरूरी है, टीचर का सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, रिसर्च और इनोवेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेट जो आपका होना चाहिए, ठीक है। पेयर सहयोग यानी आपका पेयर लर्निंग, सहकर्मी सहयोग मीन्स आपका पेयर लर्निंग होनी चाहिए। और स्कूल का पूरा एक नेतृत्व यानी लीडरशिप उसे आनी चाहिए। और समुदाय से सहभागिता यानी आपका जितने भी समुदाय है उसमें भी उसको पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एनपीएसटी के अंतर्गत आपकी जितनी भी रिकॉग्नाइजेशन है, इसके क्या मानदंड है यानी मान्यता क्या है, तो देखो शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है, पेशेवर की जो उपलब्धियां हैं इसका यानी आपका प्रोफेशनल की जितनी भी आपकी अचीवमेंट है इसको यहाँ पे आंका जाता है, आकलन किया जाता है, जितने भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसमें पार्टिसिपेशन किया जाता है, इनोवेशन और रिसर्च कार्य आपके होते हैं, नैतिक मूल्यों का यहाँ पे यानी पालन किया जाता है, एथिक्स का और वैल्यूज का, ठीक है। छात्र अधिगम के परिणाम इसमें शामिल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनपीएसटी के अंतर्गत आपके कितने संशोधन यहाँ पे किए जा चुके हैं, यानी एनपीएसटी के अंतर्गत संशोधन यानी आपकी रिवीजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बदलती हमारी एजुकेशनल नीड्स है, नई आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, इनका समावेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूपता है, वैश्विक मानकों का समावेशन है, शिक्षकों की जो बदलती भूमिका है ये भी देखने को मिलती है, और शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें भी हमें सुधार देखने को मिलता है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो एनपीएसटी जो है ना, ये शिक्षकों के पेशेवर विकास गुणवत्ता सुधार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ढांचा होती है। इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं आपका, एक है व्यवसायिक ज्ञान, दूसरा है व्यवसायिक अभ्यास, व्यवसायिक मूल्य, नैतिकता और व्यवसायिक विकास एवं नेतृत्व। यानी जितने भी अभी तक हमने ऊपर टॉपिक डिस्कस करे ये सब क्या है, आपके 4 एनपीएसटी के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसके अंदर टीचर्स को यहाँ पे क्या मिल रही है, जवाबदेही, सतत सीखने की प्रेरणा मिल रही है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो आपका एनपीएसटी का जो प्रभावी क्रियान्वयन है यानी इसको अप्लाई करने जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त होता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब प्रश्न नंबर 5 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें एनईपी जो है आपकी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ठीक है। तो इसके कुछ आपके जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको एनईपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने एड ऑन करे वो ज्यादा से ज्यादा एनईपी 2020 के करे हैं, क्योंकि रिसेंटली में अभी आपका ये अप्लाई हुई है, तो इसमें से आपके क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें समझते हैं, देखो एनईपी 2020 के जो आलोक में जो शिक्षकों के सतत व्यवसायिक विकास का जो ढांचा है इस पे चर्चा कीजिए। आपके विचार से ये जो ढांचा है वो सेवारत शिक्षकों की जो शिक्षा है इसको किस प्रकार से लाभ यहाँ पे पहुंचाता है। वही अगला प्रश्न क्या बोला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के जितने भी टीचर है उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी आपकी पॉलिसीज जो है वो बनाई गई है, उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी आपको इसका असेसमेंट करके बताना है। तो देखो अगर हम बात करें कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी आपका सीपीडी की, तो ये एक कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने स्किल्स को बढ़ाता है, टीचिंग मेथड्स को सीखता है, व्यवसायिक दक्षता को समय समय पर उसमें सुधार करता है। वहीं अब हम बात करें एनईपी 2020 की, तो देखो जो टीचर्स जो है ना शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है, यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपके जो टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और उनका जो सतत विकास, व्यवसायिक विकास जो है वो आपका ज्यादातर इस पे जोर कौन देता है, यहाँ पे आपका एनईपी 2020। यानी एनईपी 2020 के अनुसार जो आपके जितने भी टीचर्स हैं इनको प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे के व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, यानी 50 आवर्स, 50 घंटे का जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है इसमें सभी टीचर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसका ऐसा कहना है जी? एनईपी 2020 का। अब इस नीति का उद्देश्य बेसिकली क्या था, ये कहने का कि जो टीचर्स है ना इनका जो आधुनिक शिक्षा जो है, नई तकनीकें जो है, विद्यार्थियों की जो बदलती आवश्यकता है इसके अनुरूप टीचर को तैयार करना है। यानी आज के समय में जो आपका मॉडर्नाइजेशन जो है, शिक्षण एजुकेशन का जो आधुनिकरण जो है, मॉडर्न एजुकेशन जो है, नई तकनीकें, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है, स्टूडेंट्स की बदलती हुई नीड्स जो है, आपकी आवश्यकताएं जो है, इसके लिए टीचर्स को तैयार करना। इसलिए आपका 50 घंटों का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होंगे इसके अंदर टीचर्स को हर साल
प्रति वर्ष कम से कम इतनी ट्रेनिंग होना, इतना पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अब समझते हैं एनईपी में जो आपका सीपीडी की जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण, यानी यहाँ पे अब टीचर को यहाँ पे सेंटर्ड में रखा गया है इस अप्रोच के अंदर। यानी एनईपी 2020 क्या मानती है कि टीचर को ना यहाँ पे अपने शिक्षा सुधार का केंद्र मानती है। यानी जब तक टीचर का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक आपकी शिक्षा का जो सुधार है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शिक्षक को यहाँ पे जो है शिक्षा का सुधार ये मानती है ये एनईपी, और इसके अनुसार जो आपके टीचर्स जो है उनकी जो गुणवत्ता जो है शिक्षा की, उसको भी ये निर्धारित करती है। इसलिए टीचर्स को यहाँ पे सिर्फ उनके ज्ञान कौशल के आधार पर ही यहाँ पे निरंतर विकसित करना आवश्यक है। और सीपीडी जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये भी सीपीडी भी इसी का उद्देश्य पूरा करना है और शिक्षकों को यहाँ पे अधिक सक्षम और प्रभावी बनाना होता है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जीवन पर्यंत अधिगम की अवधारणा, तो देखो सीपीडी में ना ज्यादातर ये बात रखी गई है कि जो टीचर्स है वो आजीवन सीखने की जो उनकी संस्कृति है इसको यहाँ पे डेवलप करते हैं। शिक्षक नई टीचिंग मेथड्स जो आपके होते हैं, जितने भी शैक्षिक परिवर्तन होते हैं, एजुकेशनल चेंजेस होते हैं, इसमें वो लगातार क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी आपकी मॉडर्न चैलेंजेस जो है, आधुनिक चुनौतियां जो है, इसका सामना करने के लिए टीचर आपके यहाँ पे एबल बनते हैं, सक्षम बनते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू लाइफ टाइम तक वो लर्निंग यहाँ पे सीखते हैं। तो टीचर्स के निरंतर विकास को ये क्या करता है, सुधार करता है। वहीं अगर हम बात करें व्यवहारिक और अनुभवात्मक अधिगम, यानी आपका ये जो पॉलिसी है केवल आपका प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक अनुभव यानी रियल एक्सपीरियंस पर भी ये क्या करती है, जोर देती है, जिसमें आपकी अलग अलग कार्यशालाएं यहाँ पे चलाई जाती है, सेमिनार इवेंट्स चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं, जिसमें अपना टीचर्स जो है अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं और आपकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे जो उनकी व्यवहारिक दक्षता है वो भी बढ़ती है और वो सीखी गई बातों पर यहाँ पे जो भी बातें वो सीखते हैं वो फिर क्लासरूम के अंदर अपना क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसका परिणाम क्या निकलता है कि आपका जो शिक्षण पूरी प्रक्रिया है ये और भी ज्यादा इफेक्टिव बनती है। वही बात करें तकनीकी दक्षता का विकास, तो देखो यहाँ पे डिजिटल युग में ना जो आपकी तकनीकी विकास जो है, या हम कह सकते हैं तकनीकी ज्ञान जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एनईपी 2020 में आपके जितने भी टीचर्स हैं इनको ज्यादातर आईसीटी और डिजिटल उपकरणों के बारे में ये प्रोत्साहित करती है। एनईपी बताती है कि टीचर्स को आईसीटी के बारे में पता होना चाहिए, डिजिटल उपकरण से यानी डिजिटल टूल्स जो है आपके, उसे किस तरीके से यूज करना है क्लासरूम के अंदर। जितने भी आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपके ऑनलाइन शिक्षण जो है, ठीक है, डिजिटल संसाधन जो है, इनका यूज कैसे करना है, ये सब आपको बताती है एनईपी 2020। और इससे आपका जो शिक्षण जो है अधिक आधुनिक और आकर्षक भी यहाँ पे बनता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए भी यहाँ पे जो आपके अवसर है वो देखने को मिलते हैं। वही बात करें बहुविषयक दृष्टिकोण, तो देखो इस नीति में ना जितने भी आपके टीचर्स हैं विभिन्न विषयों के बीच उनका संबंध स्थापित करने के लिए ये नीति उन्हें प्रेरित करती है। यानी शिक्षण अधिगम समग्र जो है आपका अधिक समग्र बनता है, व्यापक बनता है और बहुविषयक बनता है। यानी बहुविषयक दृष्टिकोण जो है आपका आलोचनात्मक चिंतन को यहाँ पे विकसित करता है और शिक्षक भी नए ज्ञान से यहाँ पे परिचित होते हैं और उनका जो पेशेवर जो दक्षता है वो भी बढ़ती है। वही बात करें आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन की, ठीक है, तो इसके अंदर सीपीडी जो है ना आपका, वो टीचर्स को यहाँ पे अपने कार्य का मूल्यांकन करने के लिए भी मोटिवेट करता है। यानी टीचर्स को अपनी यहाँ पे शक्ति और उसकी कमजोरियों को पहचानने में भी ये मदद करता है। साथ में आपका जो आत्म मूल्यांकन जो है वो सुधार की दिशा में भी आपका महत्वपूर्ण कदम उठाता है। तो इससे आपका जो शिक्षण जो है ना उसकी क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव होती है और शिक्षक जो है वो ज्यादा आपके उत्तरदायी और जागरूक यहाँ पे बनते हैं। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनईपी 2020 के अंदर आपका जो सीपीडी का जो पूरा ढांचा है वो क्या था, तो देखो एनईपी 2020 के अंतर्गत ना आपका सीपीडी का ढांचा क्या कहता है कि 50 घंटे का यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे टीचर्स के लिए होने चाहिए और ये प्रोग्राम्स आपके ऑनलाइन ऑफलाइन होने चाहिए ताकि टीचर इजिली किसी भी मोड पे बैठ के अपना कहीं पे भी सुरक्षित रूप से अपना क्या कर सके, इन प्रोग्राम्स को अटेंड कर सके, इन ट्रेनिंग्स को आसानी से ले सके। स्कूल्स जो होने चाहिए आपके व्यवसायिक विकास पे आधारित होने चाहिए। आपका पेयर लर्निंग और जो कॉपरेशन है इसको यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। विषयगत और शिक्षा शास्त्रीय प्रशिक्षण भी दिया गया और नेतृत्व और आपका जो प्रबंधन प्रशिक्षण है यानी लीडरशिप और मैनेजमेंट को लेके भी यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई। वही बात करें सेवावरत शिक्षकों के होने वाले लाभ, यानी सेवावरत यानी इन सर्विस मीन्स कि जो टीचर्स ड्यूटी पे हैं उनको इस टाइम पे इस प्रोग्राम्स के अंतर्गत ट्रेनिंग देने के क्या बेनिफिट है। तो देखो उनका क्या होगा, यहाँ पे ज्ञान बढ़ेगा, स्किल्स इंप्रूव होगी,
जो भी उनकी शिक्षण गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा, तकनीकी क्षमताओं का विकास होगा, ठीक है, दक्षताओं का, और आत्मविश्वास और प्रेरणा में भी वृद्धि मिलेगी और व्यवसायिक उन्नति के अवसर भी होंगे और नवाचार जो है आपका इसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद शिक्षक विकास की प्रमुख नीतियां कौन सी है, तो देखो ये सारे जो भी पॉलिसीज हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पे जो है इन शॉर्ट में बताया गया है कि कौन कौन सी नीति है। इनको डिटेल में पूरा मैंने आपको अपना जो लेक्चर वाइज हमारी जो क्लासेस चली थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। एग्जाम में कोई सी भी यहाँ पे नीतियां जो है वो पूछी जा सकती है स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी आपकी नीतियां बनी है। तो देखो पहला था आपका कोठारी आयोग जो आपका 1964 से 66 तक ये चला था। फिर आपका बनाया गया NEP 1968, फिर 86 बनाया गया, फिर 92 बनाया गया, फिर 2005 बनाया गया और एंड में आपका जो हाल ही में जो आपका NEP 2020 जो लॉन्च हुआ है ये बनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद यानी जब से हमें आजादी मिली है उसके बाद शिक्षकों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए ये सारी पॉलिसीज यहाँ पे बनाई गई थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो वहीं अगर हम बात करें शिक्षक विकास की जितनी भी आपकी नीतियां हैं इसका अगर हम समालोचनात्मक मूल्यांकन करें तो देखो ये आपके ट्रेनिंग के तो अवसर में ये वृद्धि कर रही थी, ठीक है, गुणवत्ता से संबंधित जितनी भी चुनौतियां थी उसको भी ये समाप्त कर रही थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हमें लेकिन इसमें असमानताएं देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपके ज्यादातर डिजिटल संसाधन जो है वो उपलब्ध नहीं है जितने आपके शहरी क्षेत्र में है। वहीं तकनीकी संसाधनों की कमी भी थी, ट्रेनिंग और व्यवहार में अंतर था, यानी ट्रेनिंग में वहां पे टीचर्स को कुछ सिखाया जा रहा है और जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका व्यवहार जो है वो वैसा नहीं हो रहा है, तो इसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिला। और निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता यानी आपका डेली असेसमेंट की भी नीड हमें पड़ी। वहीं अगर हम बात करें CPD ढांचे को प्रभावी बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो देखो नियमित एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होना चाहिए, यानी डेली यहाँ पे टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए क्वालिटी वाले, ठीक है। डिजिटल अवसंरचना का विकास होना चाहिए, डिजिटल जो आपका जो पूरा जो भी रिसोर्सेज जो है, जो भी संसाधन है, उनका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट यहाँ पे बताना चाहिए टीचर्स को यहाँ पे उनकी आवश्यकता के आधार पर ही उन्हें क्या देने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे उनके लिए चलाए जाने चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए और फॉलो अप निगरानी भी होनी चाहिए। साथ में आपका नवाचार और अनुसंधान को भी यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 जो है ये टीचर्स को यहाँ पे सतत व्यापारिक विकास को शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण आधार मानती है। इसका जो है ना वो CPD ढांचा जो है वो टीचर्स को यहाँ पे ज्ञान, कौशल, तकनीकी दक्षता, नेतृत्व क्षमता करने का भी अवसर प्रदान करती है। इससे शिक्षण की जो गुणवत्ता है इसमें भी सुधार होता है और जो विद्यार्थी है उनको भी बेहतर शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। तो आपका NEP 2020 जो है ये CDP ढांचा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावी बनाता है, समावेशी बनाता है और क्वालिटी से भरा हुआ ये बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम जो है उठाता है। इसी के साथ आपका ये जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है कि जो भारत में पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन शिक्षक की जो शिक्षा के सामने चुनौतियां हैं वो क्या है। भारत में शिक्षक की जो शिक्षा है इसकी क्वालिटी को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं वो क्या है, उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। वहीं आपसे अगला प्रश्न क्या बोला गया है कि शिक्षण मॉडल जो है आपका यानी आपका शिक्षण प्रशिक्षण मॉडल, दो मॉडल इसमें बताए गए हैं, एक तो टीचर ट्रेनिंग मॉडल है और एक है इंक्वायरी मॉडल। इसका समकालीन दृष्टिकोण के रूप में जो आपके शिक्षक हैं, टीचर्स जो है, इनका जो विकास है, उन्नति जो है, इसका पूरा एक प्रशिक्षण करना है। क्या आज की क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स की विविधता है, जो उनकी आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे टीचर्स को तैयार करने में ये जो दो मॉडल है वो प्रभावशाली है, ठीक है, यूजफुल है या नहीं है, तो ये बताना है। तो देखो अगर हम बात करें शिक्षक शिक्षा यानी आपका टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से टीचर्स को यहाँ पे एक प्रभावी शिक्षण दिया जाता है, ठीक है, एक इतनी इफेक्टिव एजुकेशन दी जाती है जिससे उनका जो ज्ञान है, उनकी स्किल्स जो है, जो उनका जो दृष्टिकोण जो है, प्रोस्पेक्टिव जो है, ये सारी चीजें जो है आपकी उसमें व्यवसायिक दक्षता उन्हें प्रदान की जाती है। तो शिक्षक जो शिक्षा है यानी टीचर एजुकेशन को ना यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्री सर्विस, एक है आपका इन सर्विस। प्री सर्विस यानी आपका
पूर्व सेवाकालीन और एक है इन सर्विस सेवाकालीन। यानी शिक्षा के अंदर आपको जो है टीचर एजुकेशन जो है, इसके अंदर टीचर एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्री सर्विस और इन सर्विस। तो इसको क्यों किया गया? क्योंकि वर्तमान समय में आपका बदलते स्वरूप, तकनीकी प्रगति और शिक्षा जो है ना, आपकी विद्यार्थी जो है, विद्यार्थियों की जो विविधता है, इसकी आवश्यकताओं के कारण ही यहाँ पे टीचर एजुकेशन जो है इसको यहाँ पे बनाया गया। क्योंकि टीचर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए यहाँ पे टीचर एजुकेशन को बनाया गया। तो इन चुनौतियों का जो समाधान है वो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, नवाचार और सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से यहाँ पे किया जा सकता है। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका पूर्व सेवाकालीन शिक्षक चुनौतियों की, यानी आपका पूर्व सेवाकालीन मीन्स आपका प्री सर्विस, ठीक है। प्री सर्विस की अगर हम बात करें, प्री सर्विस के सामने, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखो, पाठ्यक्रम और व्यवहार में अंतर, यानी कई टीचर्स जो है ना, टीचर एजुकेशन के अंदर कई टीचर्स को किस संस्थानों के अंदर पाठ्यक्रम आधारित जो भी उनके सिद्धांतिक होते हैं वो बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवहारिक प्रशिक्षण उन्हें नहीं दिया जाता, ठीक है। रियल जो उनकी ट्रेनिंग है वो नहीं दी जाती। इससे जो आपके प्रशिक्षु शिक्षक जो है, यानी आपके जो टीचर एजुकेशन के अंदर जो टीचर्स जो है, उनके लिए यहाँ पे परिस्थितियों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी लिमिटेड रह जाती है और शिक्षण कौशल का भी समुचित विकास नहीं हो पाता। वही अगर हम बात करें गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी, तो देखो, देश में ना कई आपके जो शिक्षण प्रशिक्षण जो है, यानी टीचर ट्रेनिंग्स के जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन जो है, इनके अंदर आपको संसाधन और योग्य शिक्षकों की कमी देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग जो है, इसकी जो ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित होती है। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको सिर्फ केवल प्रमाण पत्र दे देते हैं, सिर्फ डिग्री दे देते हैं और डिग्री तक ही वो सीमित रह जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जो है आपका, इसका उद्देश्य यहाँ पे ये पूरा नहीं कर पाते। और शिक्षक शिक्षा जो है, यानी आपका टीचर एजुकेशन जो है, ये भी आपकी यहाँ पे कमजोर होती नजर आती है। तो इस तरीके से गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की कमी भी हमें देखने को मिलती है। वही बात करें तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, यानी डिजिटल युग में आपका ज्यादातर तकनीकी दक्षता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर भी आपके कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आपको आईसीटी आधारित जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी जाती। टीचर्स को यहाँ पे आधुनिक शिक्षण तकनीकें नहीं सिखाई जाती, इनका प्रयोग करना यहाँ पे नहीं सिखा पाते, और इससे वो डिजिटल कक्षाओं के अंदर यहाँ पे तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इससे भी आपका जो शिक्षण है, इसको भी, इसकी जो प्रभावशीलता है वो भी प्रभावित होती है। आधुनिक संसाधनों की कमी, यानी शिक्षक जो है आपका टीचर एजुकेशन के अंदर जितने भी आपकी रिसर्च होती है, जितने भी इनोवेशन होते हैं, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं मिलती है, जिससे आपके टीचर्स के सामने कई समस्याओं का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनुसंधान के अवसर भी इन्हें इस वजह से कम मिलते हैं, और इनका जो चिंतन जो है, इनोवेशन की जो क्षमता है वो भी यहाँ पे विकसित नहीं हो पाती। तो शोध संस्कृति जो है, यानी रिसर्च का जो जो है अभाव, ये भी हमें देखने को मिलता है या सीमित रह जाता है। शिक्षा में आपकी जितनी भी सुविधाएं हैं, सुविधाओं की जो संभावना है, ये भी यहाँ पे कम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें सीमित विद्यालयी अनुभव, यानी कई बार जो आपका शिक्षण अभ्यास जो है, यानी आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस जो है, ये भी बहुत कम समय के लिए यहाँ पे टीचर्स को दी जाती है, जिससे स्कूल की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं यहाँ पे, इन्हें यहाँ पे नहीं मिल पाता टीचर्स को, ठीक है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट में समझाऊं, सपोज दैट जैसे अब मैं हूं एज अ टीचर, मैंने स्कूल में अपना बीएड कंप्लीट करा या डीएलएड अपना करा, उसके बाद यहाँ पे टीचर्स, यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट टीचर जो होते हैं ना, उन्हें क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उन्हें स्कूल्स में भेज के पता चल पाए, उन्हें पता चल पाए कि जो भी थ्योरी में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे अब वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, उन्हें समझ में आ जाए कि एक एक्चुअल में रियल जो स्कूल होता है, ठीक है, जो एक टीचर जो होता है वो किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ा पाता है। तो अब यहाँ पे विद्यालय सीमित अनुभव, यहाँ पे क्या है, सीमित विद्यालय अनुभव, यानी टीचर्स को कई बार उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे लिमिटेड कर दिया जाता है, बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, जिससे जो टीचर्स जो है ना, उन्हें पता नहीं चल पाता कि स्कूल्स की जो रियलिटी जो है, रियल जो सिचुएशन जो है स्कूल्स की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा मैनेजमेंट जो आपके स्टूडेंट्स है, इनकी आवश्यकताओं को समझने में टीचर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे आपका व्यवहारिक अनुभव की कमी की वजह से भी ना, टीचर का जो पेशेवर तैयारी जो है, उसकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है, ये भी आपकी इफेक्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपके टीचर्स जो है आत्मविश्वास की कमी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर टीचिंग प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं मिलेगी, स्कूल्स में आपका अनुभव यहाँ पे बहुत कम रहेगा, तो आपका जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पे कम होगा। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, पेशेवर गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या, यानी कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो प्रवेश
की प्रक्रिया जो होती है, जो गुणवत्ता मानक जो होते हैं, इसका प्रभावी रूप से पालन यहाँ पे नहीं करते। यानी टीचर एजुकेशन के जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसकी ये क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। जो भी आपके योग्य कैंडिडेट होते हैं उसको चूज करने में यहाँ पे आपकी कठिनाइयां देखने को मिलती है। प्रशिक्षण का स्तर जो होता है वो आपका आसमान्य हो जाता है और शिक्षा की जो क्वालिटी है इसके अंदर भी चुनौतियां आती है। वहीं अगर हम बात करें सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की चुनौतियां क्या है, यानी इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन है इसके सामने कौन सी चुनौती है, तो देखो यहाँ पे प्रशिक्षण के अवसर जो है इसकी कमी देखने को मिलती है। टाइम और आपका जो वर्क जो प्रेशर है इसका हमें देखने को मिलता है, यानी समय और कार्यभार का जो दबाव है ये भी देखने को मिलता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता जो है उससे संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। तकनीकी संसाधनों की कमी होती है। प्रशिक्षण और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है और कंटिन्यू आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसकी भी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षक की जो गुणवत्ता जो है इससे संबंधित चिंताएं क्या है, यानी टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है इससे संबंधित आपकी चिंताएं क्या है, तो देखो शिक्षण कौशल का निम्न स्तर, आधुनिक शिक्षण विधियों का सीमित उपयोग करना, असेसमेंट की जो कमियां है, असेसमेंट सिस्टम जो है उसकी कमियों की वजह से भी, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के सामने चुनौतियां, डिजिटल साक्षरता यानी आपका डिजिटल लिटरेसी की जो कमी है ये भी होना, और इनोवेशन जो है आपका रिसर्च और आपका इनोवेशन की कमी भी हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल यानी आपका ट्रेनिंग मॉडल की बात करें, तो ये आपका क्या कर रहा है, टीचर्स के अंदर नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, उनकी स्किल्स को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। विशेषज्ञ आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहा है, मानकीकृत शिक्षण पद्धतियां बता रहा है, ठीक है, तकनीकी दक्षता का विकास कर रहा है और व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहा है और तत्वारित क्षमता यहाँ पे क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। वही बात करें इंक्वायरी मॉडल की, तो इंक्वायरी मॉडल यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका समस्या समाधान पर आधारित ये दृष्टिकोण है जिसमें आत्मचिंतन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, नए नए प्रयोग, नए नए इनोवेशन होते हैं और सतत विकास जो है इसका भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें गुणवत्ता सुधार के लिए इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, तो देखो पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण हम कर सकते हैं, विद्यालय आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, आईसीटी आधारित प्रशिक्षण जो है इसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, शोध और नवाचार को यहाँ पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो नियमित मूल्यांकन और निगरानी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनईपी 2020 के प्रभावी ये क्रियान्वयन में हमें देखने को मिलता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो इस प्रश्न को पढ़ के हमें क्या समझ में आया अभी तक, तो यहाँ पे जितने भी भारत के अंदर इन सर्विस और आपके प्री सर्विस से रिलेटेड जितने भी टीचर एजुकेशन जो है ना उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका जो प्रभाव है वो आपकी शिक्षा की क्वालिटी पे यहाँ पे पड़ रहा है। टीचर्स की जो ट्रेनिंग मॉडल जो है और आपका इंक्वायरी मॉडल जो है ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, टीचर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभा रहे हैं, जिससे आपका जो ट्रेनिंग मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, टीचर्स की स्किल्स को डेवलप कर रहा है। वही इंक्वायरी मॉडल आपका क्या कर रहा है, चिंतन, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च और इनोवेशन को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए शिक्षा यानी आपकी टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है इसको सुधार करने में इन दोनों मॉडल का जो उपयोग है वो संतुलित रूप से होना चाहिए, बैलेंस रूप से होना चाहिए, तभी आपका सतत व्यवसायिक विकास यहाँ पे हो पाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कहता है कि राज्य स्तर पर जो आपकी टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है, अब इसको सुधारने में जो आपका SCERT है यानी स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी क्या भूमिका है ये बतानी है। और ये जो संस्था है आपका वो पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धतियों के उन्नयन तथा आपका नवाचारों के प्रसार में किस तरीके से अपना योगदान देती है ये भी बताना है। तो वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो राज्य स्तर पर जो आपकी शिक्षा जो है, टीचर एजुकेशन जो है, इनकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपका SCERT की जो भूमिका है वो क्या है, और ये जो संस्थान है वो राज्य में आपका जो पाठ्यक्रम निर्माण जो है, टीचर ट्रेनिंग जो है, शैक्षिक इनोवेशन जो है, एजुकेशनल इनोवेशन आइडियाज, इनको किस तरीके से ये प्रोत्साहित करती है ये बताना है। तो देखो अगर एक छोटे से इंट्रो से समझे तो आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एक प्रशिक्षण परिषद यानी आपका स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या है, आपकी SCERT की फुल फॉर्म है। तो ये क्या होता है, ये राज्य स्तर पर ना आपकी एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, स्कूल की जो शिक्षा जो होती है ना उसको क्वालिटी लेकर आना होता है इसका काम, ठीक है। शिक्षक की जो शिक्षा है यानी टीचर एजुकेशन जो है इसको मजबूत बनाना होता है, आपके सिलेबस को डेवलप करना होता है, डेवलपमेंट उसका करना होता है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है उसको बढ़ावा देना होता है और आइडियाज और इनोवेशन को यहाँ पे शामिल करना होता है। वहीं आपका SCERT और NCERT
के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए जब राज्य की जो स्थानीय आवश्यकता है और जो उसकी परिस्थिति है उसके अनुसार यहाँ पे आपके शैक्षिक कार्यक्रमों का भी विकास ये करती हैं। और आपका टीचर ट्रेनिंग, पाठ्य पुस्तक निर्माण यानी आपका जो बुक्स है उनको बिल्डअप करना, उनको बनाना, और शैक्षिक सुधारों में जो आपकी क्रियान्वयन है इसमें एनसीईआरटी की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी है वो राज्य स्तर पर आपका क्या करता है, कार्य करने वाली एक शैक्षिक संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है कि स्कूल की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेकर आना, टीचर एजुकेशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाना, पाठ्यक्रम को डेवलप करना और एजुकेशनल रिसर्च इस यहाँ पे आपका क्या करना, बढ़ावा देना, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना। तो इन दोनों का मार्गदर्शन यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही करती है। लेकिन जो एससीईआरटी होता है वो आपका स्टेट लेवल पे होता है और जो एनसीईआरटी होता है वो आपका नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है जी। तो एससीईआरटी की अगर हम बात करें तो एससीईआरटी यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितने भी आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है, शैक्षिक कार्यक्रम जो है, इसको यहाँ पे डेवलप कर रही है, टीचर ट्रेनिंग को ये बढ़ावा दे रही है, आपकी पाठ्य पुस्तकों को बढ़ा रही है, शैक्षिक सुधार कर रही है। इन सब में इनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं। तो देखो, अगर हम टीचर एजुकेशन में यानी शिक्षा और उसकी ट्रेनिंग में यहाँ पे हम बात करें एससीईआरटी की भूमिका की, तो यहाँ पे जो आपके टीचर की जो ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड जो भी आपके कार्यक्रम है उनको कौन यहाँ पे आयोजन कराता है, एससीईआरटी कराता है। ठीक है। तो एससीईआरटी यहाँ पे क्या करता है, टीचर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, इवेंट्स को, सेमिनार्स को यहाँ पे क्या करता है, आयोजित कराता है। और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है कि टीचर्स का ज्ञान बढ़ाना और उनके कौशल को यहाँ पे विकसित करना। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से ना जो शिक्षक है वो नई नई टीचिंग मेथड्स को सीखते हैं, उनको यहाँ पे जानते हैं, नई नीतियों को पहचानते हैं। तो इससे उनका जो व्यावसायिक दक्षता है वो बढ़ती है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें भी सुधार होता है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो आपका अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि सेवाकालीन शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ावा देता है एससीईआरटी। यानी टीचर्स के लिए यहाँ पे डेली आपके ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो टीचर्स को यहाँ पे नई शैक्षिक चुनौतियां और परिवर्तन के अनुरूप तैयार करते हैं और व्यवसायिक विकास को यहाँ पे प्रोत्साहित बनाते हैं और टीचर्स का जो शिक्षण जो है, ठीक है, उसको भी प्रभावी बनाते हैं और विद्यालय की जो गुणवत्ता है इसमें भी सुधार लाने का कार्य करते हैं। वही क्षमता निर्माण का कार्यक्रम भी एससीईआरटी के द्वारा किया जाता है। यानी जितने भी आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनके जितने भी शैक्षिक प्रशासक जो है, इनकी क्षमता निर्माण से रिलेटेड जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं वो भी कौन आयोजित कराता है, यहाँ पे आपका एससीईआरटी कराता है। तो इन कार्यक्रमों से नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता भी विकसित होती है और स्कूल मैनेजमेंट जो है इसमें भी इंप्रूवमेंट आती है। तो जितने भी आपकी शैक्षिक योजना है इसका प्रभावी क्रियान्वयन करना संभव हो पाता है, जिससे आपकी जो एजुकेशन सिस्टम जो है और भी मजबूत बनता है। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल प्रशिक्षण की सुविधा, तो देखो एससीईआरटी यहाँ पे क्या कर रहा है, टीचर्स को आईसीटी और डिजिटल शिक्षण के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षित करता है। यानी ऑनलाइन मोड पे आपको टीचिंग कार्यक्रम से यहाँ पे जितने भी है टीचिंग प्रोग्राम्स जो है वो भी दिखाता है और डिजिटल संसाधन जो है इसका भी उपयोग यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पे टीचर्स को आधुनिक तकनीकों का जो प्रभावी उपयोग है ये भी यहाँ पे एससीईआरटी सिखाता है। डिजिटल शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है और जो स्टूडेंट्स जो है इनको बेहतर अधिगम यानी बेहतर लर्निंग के जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे देता है। वहीं अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण, तो यानी आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके लिए भी यहाँ पे जो एससीईआरटी है वो टीचर्स को ट्रेनिंग देता है। यानी जितने भी आपके सिद्धांत है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, व्यवहार है, इन सब के लिए भी क्या कर रहा है एससीईआरटी यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि आपके जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स जो है और जो अलग अलग डाइवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स है इनको यहाँ पे बेहतर ढंग से जो टीचर्स हैं वो पढ़ा सके, शिक्षित कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो शामिल होती है, जिससे आपकी जो कक्षा है वो अधिक समावेशी बनती है और क्लासरूम के अंदर आपकी समानता को बढ़ावा मिलता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन क्षमता का विकास, यानी एससीईआरटी जो है यहाँ पे टीचर्स को ना आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों का क्या दे रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है। इससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का सही आकलन कर पाते हैं। मूल्यांकन आधारित सुधार की प्रक्रिया को यहाँ पे मजबूत बनाती है और शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है इसको भी प्रभावी बनाती है और छात्रों की जितनी भी उपलब्धियां हैं इसमें भी सुधार होता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की पाठ्यक्रम में एससीईआरटी का क्या रोल होता है, तो देखो एससीएफ यानी आपका राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसका डेवलपमेंट कौन करता है, एससीईआरटी करती है। यानी राज्य स्तर पे जो भी आपका पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ठीक है, उसका ये बनाती है और स्थानीय आवश्यकताओं का समावेशन करती है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है और एनईपी 2020 का भी ये समावेशन करती है और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का भी विकास करती है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षण पद्धतियों के
उन्नयन में योगदान यानी शिक्षण पद्धति यानी आपके जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं इसके अंदर ये क्या योगदान देती है एससीईआरटी। तो देखो ये जितने भी आपके इनोवेशन जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, नए नए आपके जितने भी टीचिंग विधियां जो होती है, मेथड्स जो होते हैं, इसको भी ये बताती है। गतिविधि आधारित शिक्षण भी देती है यानी एक्टिविटीज लर्निंग को भी ये बढ़ावा देती है। अनुभवात्मक अधिगम को भी बताती है। साथ में आपका जो एससी आईसीटी जो है इसको भी आधारित शिक्षण देती है। और परियोजना अधिगम यानी आपका प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग है इसको भी बढ़ावा देती है। और समावेशी शिक्षण की रणनीतियां भी ये बताती है। वहीं शैक्षिक अनुसंधान में जो एससीईआरटी की भूमिका है वो क्या है, तो देखो शिक्षा संबंधी जितने भी आपके अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च जो होती है, उसको भी कौन देखता है, यहाँ पे एससीईआरटी देखती है। विद्यालयों की समस्याओं का भी अध्ययन करती है। नीतियों का भी ये मूल्यांकन करती है कि नीतियां ठीक ढंग से यहाँ पे क्या हो पा रही है, अप्लाई हो पा रही है, पॉलिसीज या नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो नवाचारों का प्रशिक्षण भी करती है। शिक्षण सुधार हेतु यहाँ पे सुझाव भी देती है कि हम अपने जो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसके अंदर हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो शोध के जितने भी आपके यहाँ पे निष्कर्ष निकलते हैं यानी रिसर्च के जितने भी कंक्लूजन निकलते हैं उसको भी ये बताती है। वही बात करें शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा यानी जितने भी आपके एजुकेशन के अंदर इनोवेशन होते हैं उसको भी एससीईआरटी यहाँ पे बढ़ाती है। यानी डिजिटल शिक्षा की पहल, स्मार्ट कक्षाओं की जो कॉन्सेप्ट है ये भी देती है। नवीन शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन में नवाचार, शिक्षक नवाचार मंच और प्रयोगात्मक परियोजनाएं जो होती है वो भी एससीईआरटी के द्वारा यहाँ पे चलाई जाती है। वहीं बात करें एससीईआरटी का समग्र योगदान क्या है, तो देखो शिक्षा की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, इसको इम्प्रूव करना है। शिक्षक की यहाँ पे दक्षता में वृद्धि करना है। विद्यालय शिक्षा को और भी ज्यादा आपका मजबूत बनाना है और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पे शिक्षा देना है। वहीं राज्य और राष्ट्रीय नीतियों का यहाँ पे समावेशन करना है यानी राज्य और राष्ट्रीय नीतियों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करना है और शिक्षा में आपकी समानता और समावेशन लाना है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो एससीईआरटी जो है वो आपका राज्य स्तर पर टीचर्स को यहाँ पे क्या दे रहा है, टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम जो आपका सिलेबस जो है इसका डेवलपमेंट कर रहा है, पाठ्यक्रम विकास कर रहा है। अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है और ये टीचर्स की जो व्यवसायिक दक्षता जो है इसको विकसित करने के साथ साथ विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रही है। तो इसलिए आपका जो राज्य की जो शिक्षा है, राज्य की शिक्षा व्यवस्था जो है इसको और भी ज्यादा प्रभावी बना रही है, समावेशी बना रही है, गुणवत्ता बना रही है और एससीईआरटी में जो इसका योगदान है वो भी यहाँ पे ज्यादातर महत्वपूर्ण हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें आपके अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जिला स्तर पर जो आपके स्कूली शिक्षक जो होते हैं उनके पेशेवर विकास की सुविधा प्रदान करने में जो आपकी जो डाइट्स जो होती हैं इनकी क्या भूमिका है। डाइट एनसीईआरटीज और स्थानीय अधिकारियों के साथ ये कैसे मिलकर सहयोग करती हैं इसको बताना है। वहीं टीचर्स के लिए जो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रमों और जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जो संगठनों के लिए विभिन्न संगठनों की जो भूमिका है इसको हमें बताना है और अपने अनुभव के अनुसार जो टीचर्स जो है इनके लिए ऐसे कार्यक्रम विकसित करना है कि विकसित करते हैं कि समय कौन कौन से आयाम ये ध्यान रखते हैं, यानी ऐसे कार्यक्रम विकसित करने में कौन कौन से ये जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसका पालन करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें डाइट की, तो यानी आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी आपका जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है ये भी क्या कर रही है कि जिला स्तर पर यानी आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर जो टीचर्स एजुकेशन है, टीचर्स ट्रेनिंग है, शैक्षिक अनुसंधान है, विद्यालय शिक्षा जो है इसमें क्या कर रही है, उसकी क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, गुणवत्ता सुधार के लिए ये स्थापित की गई एक संस्था है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, बेसिकली जो आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो टीचर्स है उनको गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे ट्रेनिंग देना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना और आपकी जो डाइट है, डाइट के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनका सतत व्यवसायिक विकास करना, नवाचार पाठ्यक्रम क्रियान्वयन करना और शैक्षिक सुधारों को यहाँ पे बढ़ावा देने में ये भूमिका निभाता है। तो ये एनसीईआरटी एससीईआरटी की तरह ही एक क्या है, आपका स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके काम करता है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे डाइट की भूमिका की, टीचर ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो डाइट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग जो है, अगर इसकी रोल की अगर हम बात करें तो आपका प्री सर्विस जो आपके टीचर्स हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है इसमें इसका क्या रोल है कि ये क्या कर रहा है कि जितने भी आपके टीचर एजुकेशन के, तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यानी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण यानी आपका जो इन सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो किस तरीके से होती है। तो देखो डाइट जो है ना वो आपके जितने भी टीचर्स हैं इनके लिए नियमित
जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं इसको आयोजित कराते हैं। इन कार्यक्रमों में आपकी नई शिक्षण विधियां शामिल होती हैं, नीतियां होती हैं, तकनीकों की जानकारी दी जाती है। इससे जो आपके शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनका ज्ञान और कौशल दोनों ही यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी डाइट्स जो है वो टीचर्स, प्रिंसिपल्स और जो भी आपके शैक्षिक प्रशासक होते हैं इनके लिए क्षमता निर्माण करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है कि नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना होता है। इससे आपका जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें भी सुधार आता है और शैक्षिक योजनाओं को बेहतर ढंग से यहाँ पे चलाया जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा आपकी इससे प्रभावी बनती है। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षण की, तो देखो डाइट जो है ना ये आईसीटी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों का उपयोग करके यहाँ पे प्रशिक्षण देता है। ऑनलाइन शिक्षा और आपका स्मार्ट कक्षाएं जो होती है, डिजिटल सामग्री का यूज करना जो होता है, ये सब हम इसमें सीखते हैं। इससे आधुनिक शिक्षण पद्धतियां जो है इसको बढ़ावा मिलता है और विद्यार्थियों का जो इंटरेस्ट है और भी ज्यादा यहाँ पे डेवलप होता है। तो डिजिटल दक्षता का भी यहाँ पे विकास होता हुआ हमें नजर आता है। वही अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण यानी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है डाइट्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, विविध पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में देखते हुए यहाँ पे टीचर को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे समान अवसर प्रदान कर सके और उनका सम्मान कर सकते और जो कक्षा जो है आपकी और भी ज्यादा समावेशी बन सके। तो शिक्षा में आपकी समानता को भी यहाँ पे क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। वही बात करें मूल्यांकन क्षमता का विकास, तो देखो डाइट में ना आपके जितने भी टीचर्स जो है इनको आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्यादातर आपके जितने भी मॉडर्न असेसमेंट की जो ट्रेनिंग्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज जो है इनके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट जो है ना इनके सीखने की प्रगति का टीचर्स को यहाँ पे सही तरीके से पता चल पाए कि स्टूडेंट जो है वो कितना सीख पा रहे हैं। तो मूल्यांकन आधारित जो सुधार है यहाँ पे होना संभव है और शिक्षण प्रक्रिया जो है आपकी इससे और भी ज्यादा प्रभावी बनती है और छात्र उपलब्धियों का भी यहाँ पे सुधार होता है। वहीं अगर हम बात करें पेशेवर विकास में जो आपकी डाइट है इसका क्या योगदान है, तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है आपका सीपीडी यानी आपका सतत विकास, सतत व्यवसायिक विकास, यानी इसके अंदर आपका जो है सतत व्यवसायिक विकास हमें नजर आता है। वही आपका कार्यशालाओं और संगोष्ठी की जो आयोजन है ये भी हमें देखने को मिलता है और साथ में आपका विद्यालय आधारित समर्थन, शिक्षकों के लिए संसाधन केंद्रीय नवाचार का प्रसार और आपका आधुनिक क्रियात्मक शोध भी हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें एससीईआरटी के साथ डाइट का क्या सहयोग है, तो देखो डाइट और एससीईआरटी दोनों ही मिलकर आपका क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चला रहे हैं। राज्य करिकुलम का जो आपका राज्य करिकुलम जो है, ठीक है, स्ट्रेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसका प्रसार कर रहे हैं, शैक्षिक अनुसंधान में बढ़ावा दे रहे हैं, जितने भी आपके ट्रेनिंग के मॉड्यूल है इसका यूज करना बता रहे हैं, नए इनोवेशन का यहाँ पे प्रसार कर रहे हैं और निगरानी और मूल्यांकन करने का भी ये कार्य कर रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों का सहयोग की अगर हम बात करें, तो जिला शिक्षा जो है आपकी वो अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, समन्वय करती है, विद्यालय निरीक्षण में सहयोग करती है, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करती है और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ाती है। तो स्थानीय आवश्यकताओं की यहाँ पे पहचान भी की जाती है और शिक्षा की जो क्वालिटी है इसको भी सुधार करने के लिए यहाँ पे संयुक्त प्रयास आपके चलाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों में जितने भी आपके संगठन है इनकी क्या भूमिका है, तो देखो अलग अलग संगठन दिए गए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एनसीईआरटी, फिर हमने एससीईआरटी को जाना, फिर डाइट को जाना, फिर सीईटी और आईएएसई को जाना और विश्वविद्यालय और आपका जो शैक्षिक संस्थान है इसको समझा। तो शिक्षा विभाग और स्थानीय निकाय में दोनों में काम करता है। वही अगर स्टूडेंट्स हम बात करें प्रभावी व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए क्या आवश्यक आयाम है, तो शिक्षकों की जो आवश्यकता है यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है, व्यवहारिक और अनुभवात्मक प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है, आईसीटी का समावेशन होता है और सतत मूल्यांकन और फॉलोअप भी यहाँ पे होता है। तो सहयोगात्मक अधिगम भी हमें देखने को मिलता है, समावेशी और नवाचारी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि जो डाइट जो है ना वो आपके जिला स्तर पर टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण एक संस्था है, जिसमें ये टीचर्स ट्रेनिंग दे रही हैं, अनुसंधान कर रही हैं, ठीक है, नवाचार और शैक्षिक सुधारों को यहाँ पे बढ़ावा देकर जो आपकी विद्यालय शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें सुधार ला रही है। और एससीईआरटी स्थानीय प्रशासन के साथ आपका कोऑर्डिनेशन करके डाइट की जितनी भी शिक्षा नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उसको प्रभावी ढंग से अप्लाई करने में मदद कर रही है और शिक्षकों के सतत विकास में भी इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो देखो एक शिक्षक के पेशेवर आचरण का शिक्षा की जो गुणवत्ता है इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण के साथ हमें बताना है। वहीं आपके अनुसार जो टीचर्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण
नैतिकता और मूल्य जो है, यानी आपका वैल्यूज और एथिक्स होना क्यों जरूरी है एक टीचर के अंदर आपके अनुसार। तो देखो, प्रोफेशनल कंडक्ट जो है, यानी आपका पेशेवर जो आचरण जो है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि नैतिक मूल्य, एथिक्स, वैल्यू, ठीक है, आपका बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्यवसायिक मानकों से है, जिनका पालन यहाँ पे आप टीचर जो है अपने काम के दौरान यहाँ पे करता है। टीचर सिर्फ आपको यहाँ पे ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, मूल्य जो है, इन सबके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके शिक्षक जो है, उनका जो सीधा आचरण जो है, वो शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय के वातावरण और विद्यार्थियों के विकास को यहाँ पे प्रभावित करता है। तो एक आदर्श जो टीचर जो है, वहाँ पे आपका नैतिक मूल्यों और परिवेश व्यवहार के माध्यम से छात्रों को यहाँ पे क्या करता है, प्रेरणा देने का कार्य भी करता है। तो देखो, एक टीचर को ना यहाँ पे ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, यानी आपका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी नैतिक व्यवहार का आधार ये होता है। ईमानदार शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, यानी ईमानदारी जो है शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होती है। यदि अगर शिक्षक अपने कार्य में सत्यनिष्ठता बनाए रखता है, तो विद्यार्थियों को भी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, उन्हें निष्पक्ष रूप से यहाँ पे शिक्षण और उनका मूल्यांकन कर सकता है, जिससे छात्रों का जो विकास है वो बढ़ता है और विद्यालय का भी वातावरण यहाँ पे आपका सकारात्मक होता है, पॉजिटिविटी भरा होता है। वहीं आपका निष्पक्ष मूल्यांकन, यानी एक ईमानदार शिक्षक क्या कर सकता है, सभी विद्यार्थियों का समान रूप से मूल्यांकन कर सकता है, कोई भी पक्षपात यहाँ पे वो नहीं करता, योग्यता के आधार पर ही वो यहाँ पे क्या देता है, अंक देता है। इससे विद्यार्थियों में न्याय की जो भावना है वो विकसित होती है और वो अधिक मेहनत करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट होते हैं और शिक्षा की जो क्वालिटी है इसमें भी इम्प्रूव होता हुआ हमें नजर आता है। वही विश्वास का निर्माण, यानी एक जो शिक्षक है वो ईमानदार होता है, तो विद्यार्थी और अभिभावक दोनों ही उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को यहाँ पे मजबूत बनाता है और विद्यार्थी खुलकर अपनी समस्याओं को बताते हैं। इससे शिक्षक जो है उनकी बेहतर समस्या जो है समझ सकते हैं और सकारात्मक संबंध जो है उनके विकसित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिम्मेदारी का निर्वहन, यानी सत्यनिष्ठ जो है शिक्षक, वो अपने कर्तव्यों का यहाँ पे पूरा जिम्मेदारी से पालन करते हैं। वे समय पर कक्षाएं लेते हैं, काम को पूरा करते हैं, अनुशासन और कार्यकुशलता यहाँ पे उनकी बढ़ती है और विद्यार्थी भी यहाँ पे आपके जिम्मेदार बनते हैं। तो विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है ये भी आपकी प्रभावित होती है। आदर्श प्रस्तुत करना, यानी एक टीचर का जो व्यवहार है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए ही उदाहरण होता है। ईमानदार टीचर और जो है वो आपका बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक सत्य और नैतिकता को यहाँ पे सिखाता है। स्टूडेंट्स जो है उनके आचरण से ही, यहाँ पे टीचर के आचरण से ही प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए टीचर का जो चरित्र है उसका, टीचर का जो स्टूडेंट्स का जो चरित्र है वो भी यहीं से आपका डेवलप होता है, विकास होता है। तो अच्छे नागरिक यहाँ पे जो है टीचर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है इस पे भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है, यानी ईमानदारी और सत्यनिष्ठता से जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता आती है। शिक्षण और आपका जो मूल्यांकन है, ये दोनों की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है। विद्यार्थी यहाँ पे निष्पक्ष वातावरण में सीखते हैं और उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं वो बेहतर होती है और समग्र शिक्षा प्रणाली भी यहाँ पे आपकी मजबूत होती है। वहीं अगर हम बात करें निष्पक्षता और समानता की, तो देखो, टीचर को ना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए, भेदभाव रहित यहाँ पे शिक्षा रखनी चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी कक्षा का निर्माण करना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, सामाजिक न्याय को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए और सकारात्मक अधिगम का जो वातावरण है उसे भी बनाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें विद्यार्थियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता है, तो देखो, जितने भी आपके विद्यार्थी है इनकी गरिमा का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए, भावनात्मक आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए, संवाद और सहयोग होना चाहिए और साथ में आपका आत्मविश्वास जो है इसका भी विकास होना चाहिए। सकारात्मक शिक्षक जो है आपके विद्यार्थी संबंध होने चाहिए और आपके समग्र विकास को भी बढ़ावा ये देने चाहिए। तो वहीं अगर हम बात करें पेशेवर प्रतिबद्धता की, तो देखो, समयबद्धता और अनुशासन में टीचर को होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यहाँ पे उसे देना चाहिए, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए, नवाचार को अपनाना चाहिए, विद्यालय गतिविधियों में सहभागिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए और शिक्षा के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सहयोग और टीम की भावना, तो देखो, अपने सहकर्मियों के साथ टीचर का एक अच्छा सहयोग होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ उसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, स्कूल्स के डेवलपमेंट में भी उसको अपना योगदान देना चाहिए, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना चाहिए और जो जितने भी उसके अनुभव है इसका आदान प्रदान करना चाहिए और सकारात्मक कार्य जो है, कार्य संस्कृति, इसको भी यहाँ पे बताना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा की गुणवत्ता पर पेशेवर आचरण का प्रभाव, तो यहाँ पे बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में यहाँ पे वृद्धि होनी चाहिए और विद्यालय वातावरण में सुधार, नैतिक मूल्यों का विकास और शिक्षा में विश्वास और विश्वसनीयता और राष्ट्रीय निर्माण में भी यहाँ पे टीचर का योगदान होना चाहिए।
वहीं अगर हम देखो इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे आपका उदाहरण यहाँ पे क्या कहता है कि यदि कोई भी टीचर समय पे क्लासरूम में आता है, निष्पक्ष मूल्यांकन करता है, स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, नई शिक्षण तकनीकों का उपयोग करता है, तो विद्यार्थी जो है अधिक उत्साह और रुचि के साथ सीखते हैं। इसके विपरीत अगर कोई भी टीचर जो है पक्षपात करता है, अपनी ड्यूटीज का यहाँ पे पालन नहीं करता, दायित्वों का पालन नहीं करता, शिक्षा की क्वालिटी जो है इससे प्रभावित हो सकती है और स्टूडेंट्स का जो आत्मविश्वास जो है या उनका जो ट्रस्ट जो है वो भी कम होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि एक जो टीचर जो है ना उसका पेशेवर आचरण यानी प्रोफेशनल कंडक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो यहाँ पे बन रही है। ईमानदारी, निष्पक्षता, सम्मान, जिम्मेदारी, सहयोग, व्यावसायिक प्रतिबद्धता जैसे जितने भी आपके मूल्य हैं वो टीचर को यहाँ पे एक आइडियल बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं और ये सारी क्वालिटीज मिलके केवल स्टूडेंट्स की शैक्षिक विकास में मदद नहीं करती बल्कि उनकी मोरल एथिक्स और आपका जो सामाजिक विकास जो है इसमें भी योगदान देते हैं। इसलिए योग्यतापूर्ण शिक्षा के लिए ना टीचर्स में उच्च नैतिकता और पेशेवर आचरण का होना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि टीचर्स के लिए यहाँ पे जो आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है यानी सीपीडी में आपका जो आईसीटी की जो रोल है वो क्या है। वहीं डिजिटल युग में आपका टीचर एजुकेशन को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसका हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पे बतानी है। तो चलिए समझते हैं आईसीटी आपका क्या है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी इसकी आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये आपका आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। आईसीटी के माध्यम से यहाँ पे जो आपका शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है इसको और भी ज्यादा प्रभावी बनाया गया है, रोचक बनाया गया है और यहाँ पे सुलभ बनाया गया है। तो वर्तमान समय में जो डिजिटल युग है इसके अंदर आपके जो टीचर्स है इनका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है यानी आपका सीपीडी के लिए आईसीटी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है इनके लिए जरूरी हो गया है। तो ये जो है आपके टीचर्स को यहाँ पे नई तकनीकों को सीखने के लिए, डिजिटल संसाधनों का यूज करने के लिए, इनोवेशन आपके टीचिंग मेथड जो है उनसे ये परिचित कराता है और शिक्षा की जो क्वालिटी है इसमें भी सुधार ये करता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की, तो देखो शिक्षकों के ज्ञान और कौशल के विकास में आईसीटी का क्या रोल है। तो आईसीटी यहाँ पे क्या कर रहा है, नवीन ज्ञान तक पहुंच यहाँ पे बता रहा है, यानी टीचर्स जो है नवीनतम शिक्षण सामग्री जो है यानी उनके टीचिंग मटेरियल्स जो है, जो रिसर्च जो है, जितने भी रिसोर्सेज है वो आसानी से यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, उनकी पहुंच जो है वो आसान हो गई है। यानी ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई पुस्तक और जितनी भी आपकी शैक्षिक वेबसाइट है इनका ये यूज कर पा रहे हैं और इनके यूज से इनका जो ज्ञान है वो भी बढ़ रहा है और शिक्षण जो है आपका वो और भी ज्यादा अधिक प्रभावी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो भी हमें प्राप्त होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें तकनीकी दक्षता का विकास, तो आईसीटी के आधार पे ही यहाँ पे जितने भी आपके टीचर्स हैं उन्हें यहाँ पे डिजिटल टूल्स का यूज करने में वो एबल बन पा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड और जो आपका पीपीटी सॉफ्टवेयर्स जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, इन सब का यूज करना सीख रहे हैं जिससे उनकी तकनीकी क्षमता बढ़ रही है और आधुनिक शिक्षण को भी यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है और क्लासरूम जो है वो आपका अधिक यहाँ पे आकर्षक बनता है। तो इस तरीके से आपका तकनीकी दक्षता का भी विकास हमें होता हुआ नजर आ रहा है आईसीटी के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें स्वयं अधिगम का प्रोत्साहन, यानी आईसीटी के द्वारा यहाँ पे टीचर्स अपनी गति से सीखने का अवसर उन्हें मिल रहा है। वो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, आत्मनिर्भर अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं और शिक्षक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे अपना जो ज्ञान है, नॉलेज जो है उससे भी अर्जित कर सकते हैं। तो सतत विकास की प्रक्रिया यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है। वहीं वैश्विक अनुभवों को से भी वो सीख सकते हैं, यानी आईसीटी के माध्यम से टीचर्स जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल विशेषज्ञों से यहाँ पे आपके जुड़ सकते हैं और वो ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन सम्मेलन, चर्चा मंच जैसे जितने भी आपके प्रोग्राम्स है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नए नए विचार और एक्सपीरियंस को यहाँ पे अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षण में आपका इससे क्या आता है, एक इनोवेशन आता है, नवाचार आता है और व्यवसायिक दृष्टिकोण भी आपका यहाँ पे व्यापक बनता है। वहीं अगर हम बात करें समय और संसाधन की बचत, यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग के कारण आपकी जितनी भी यात्रा है और जो अन्य जो खर्च है वो भी हमें कम होते हुए नजर आए हैं। शिक्षक जो है अपने कार्यस्थल में काफी जो भी उनकी ट्रेनिंग है वो इजीली प्राप्त कर सकते हैं, इससे उनके समय की बचत हो रही है और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है इसमें वो आसानी से भाग ले पा रहे हैं और ट्रेनिंग तक उनकी जो पहुंच है वो भी बढ़ रही है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सतत विकास को यहाँ पे सतत व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देना, यानी आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा यहाँ पे मिल रहा है। यानी आईसीटी जो है वो टीचर्स के लिए नए नए
जितने भी आपकी स्किल्स जो है इसको सीखने के अवसर प्रदान करा रहा है। लगातार जितनी भी आपकी एजुकेशनल नीड्स है उसके अनुसार टीचर को स्वयं को पहचानने में मदद कर रहा है और व्यावसायिक दक्षता को यहाँ पे बढ़ा रहा है और शिक्षा की जो क्वालिटी है उसका भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर रहा है। तो सीपीडी का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि ये सफलतापूर्वक यहाँ पे टीचर को प्रशिक्षण जो है वो दे रहा है। यानी आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अब आईसीटी का क्या योगदान है, ये जो है आईसीटी वो आपका छात्र केंद्रित शिक्षण देता है, इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण देता है और मल्टीमीडिया का उपयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। व्यक्तिगत अधिगम को ये बढ़ावा देता है, ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण को प्राप्त कराता है और साथ में आपकी सीखने की जो रुचि है इसका भी विकास करता है। वहीं अगर हम बात करें आईसीटी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभ, तो देखो ये ज्यादातर लचीला अधिगम होता है, व्यापक पहुंच हमें देखने को मिलती है, लागत की जो प्रभावशीलता है वो भी देखने को मिलती है, सहयोगात्मक अधिगम देखने को मिलता है और तत्वारित जानकारी इससे प्राप्त होती है और नियंत्रण कौशल विकास जो है वो भी प्रभावित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें शिक्षक एजुकेशन यानी आपका टीचर एजुकेशन में आईसीटी का क्या उपयोग है, इसके कौन कौन से साधन है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, पोर्टल्स दिए गए हैं, ई पाठशाला है, वेबिनार है, ऑनलाइन आपकी कार्यशाला है, डिजिटल पुस्तकालय है, ठीक है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यानी आपका एलएमएस है। वहीं अगर हम बात करें आईसीटी के सामने कौन कौन सी चुनौती है, तो डिजिटल अवसंरचना की कमी देखने को मिलती है, इंटरएक्टिव कनेक्टिविटी की समस्या हमें देखने को मिलती है, तकनीकी ज्ञान का अभाव और डिजिटल विभाजन और संसाधनों की जितनी भी सीमित उपलब्धता है ये भी हमें एक चुनौती देखने को मिलती है आईसीटी के सामने, और परिवर्तन के प्रति यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें आईसीटी आधारित शिक्षण जो है, आईसीटी पे आधारित जो आपका टीचर का जो डेवलपमेंट है इसको प्रभावी बनाने के क्या उपाय हैं, तो यहाँ पे आपका डिजिटल अवसंरचना का हम विकास कर सकते हैं और नियमित जो आपके आईसीटी प्रशिक्षण है ये भी दे सकते हैं और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, ऑनलाइन संसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ में आपका इनोवेशन और आपकी जो रिसर्च है उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि आईसीटी ने ना टीचर्स को यहाँ पे सतत व्यावसायिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करी है। ये टीचर्स को यहाँ पे ज्ञान भी दे रहा है, कौशल तकनीक दक्षताओं से भी मजबूत बना रहा है और साथ में आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है इसको भी अधिक प्रभावी बना रहा है और छात्र केंद्रित बना रहा है। यदि कुछ चुनौतियां इसके सामने है फिर भी उचित संसाधन और प्रशिक्षण के माध्यम से आईसीटी आधारित जो शिक्षा जो है यानी टीचर एजुकेशन जो है वो भी आपकी और भी ज्यादा प्रभावी बन रही है और इसलिए आपका जो डिजिटल युग में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है इसमें आईसीटी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा उपयोगी और अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके गिव अवे के पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो गिव अवे का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे आपका जो सीपीडी है, ठीक है, सीपीडी की आपको फुल फॉर्म बतानी है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि जो एससीईआरटी जो है इसका एससीईआरटी की फुल फॉर्म बताइए, एससीईआरटी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है कमेंट सेक्शन में, और साथ में आपको ये बताना है जो कोठारी आयोग जो है वो कौन से सन में यहाँ पे जो कोठारी आयोग जो है इसका निर्माण किया गया था उसका सन आपको यहाँ पे बताना है, कौन से सन में ये जो नीति है आपकी बनाई गई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके जो ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो इजीली यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचा होगा और साथ में आपको ये जो सब्जेक्ट है वो इजी भी लगने लग गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ में जो आप जो लाइक करते हैं, जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आपके लिए और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो कंटेंट है उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, इजी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाली जो अपकमिंग हमारी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमें क्वारी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे गिव अवे के जो 3 लकी विनर्स हैं उनको हम डायरेक्ट अनाउंस करते हैं हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल पर आपको जो 3 लकी विनर्स जो है उनका जो नाम है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे जिन्हें हम अपनी तरफ से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री नोट्स देंगे।
तो आप भी जरूर कमेंट करना आंसर, हो सकता है कि वो अगले लकी विनर आप ही हो उन 3 में से। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताओ गिव अवे के आंसर्स को, ताकि अगले नोट्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो इजिली वहां से हमारी वेबसाइट पे विजिट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस भी यहाँ पे हमने स्टूडेंट फ्रेंडली रखा है। ओनली 50 रुपीज में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।